दिस इज श्रेष्ठ एंड आई वेलकम यू ऑल इन अवर क्षितिज बैच। तो सबसे पहले कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी का फर्स्ट पार्ट सर ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आज सर लेके आए हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी का सेकंड पार्ट। यस, क्या होने वाला है स्पेक्ट्रोस्कोपी के सेकंड पार्ट में? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कंटेंट्स दिखाता हूं आपको कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। यस, हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। यस, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। हम लोग आज बेसिकली आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से डील करने वाले हैं। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी सेकेंड मोस्ट हॉट टॉपिक है आपके आईआईटी जैम एग्जामिनेशन के लिए। कितना आता है, क्या आता है, ये आज मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। ठीक, सेकंड हम लोग देखेंगे ओरिजिन ऑफ वाइब्रेशंस के बारे में कि वाइब्रेशंस कैसे प्रोड्यूस होते हैं, क्या क्या उसका कॉज है, किस किस कंडीशन में प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन के बारे में कि वाइब्रेशन में भी किस किस टाइप के वाइब्रेशंस नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, क्या क्या मॉलिक्यूल्स हमारे किस किस टाइप के डिफरेंट टाइप्स के वाइब्रेशंस हमें शो करते हैं, ये इस पर्टिकुलर पार्ट में पढ़ेंगे। फिर हम लोग देखेंगे रीजन्स इन आईआर स्पेक्ट्रा। अच्छा, आईआर स्पेक्ट्रा जैसे कि हम लोगों ने एनएमआर स्पेक्ट्रा पढ़ा था, तो हम लोगों ने पूरे स्पेक्ट्रा की स्टडी करी थी। फिर हम लोग देख रहे थे 1H एनएमआर, फिर उसके बाद हम लोग सिग्नल्स वगैरह की स्टडी करी थी ना। तो वैसे ही आईआर रीजन्स होते हैं। ठीक है, आईआर रीजन्स में किस किस टाइप के रीजन्स होते हैं, किसकी क्या फ्रीक्वेंसी आती है, पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट आईआर वैल्यूज याद करेंगे। मैं आपको याद करा दूंगा कुछ ऐसी ट्रिक्स से कि आपको वो फॉर्मूलास, वो मतलब जो हमारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उन पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप्स की वो आईआर वैल्यूज जो एग्जामिनेशन में पूछी गई हैं और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उन कुछ आईआर वैल्यूज को अगर आप अपने माइंड में बिल्कुल अच्छे से फिट कर लोगे ना, तो आपके सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। एंड लास्टली हम लोग कुछ पीवाईक्यूज लेके आए हैं। पीवाईक्यूज में मैं जैम के पीवाईक्यू लाया हूँ, नेट के लाया हूँ, गेट के लाया हूँ। यस, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये सेकेंड पार्ट। तो इसी के साथ बने रहिए इस लेक्चर में। तो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या होता है इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन में देखेंगे हम लोग कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किन कंडीशन में हमारे पास आती है। उसके पहले हम लोग देखेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी आईआर होती क्या है। द स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट डील्स विद द इंफ्रारेड रीजन ऑफ ईएमआर स्पेक्ट्रम। यस बच्चों, सबसे पहले मैं यहां पे अंडरलाइन करना चाहूंगा, क्या लिखा है मैंने? डील्स विद इंफ्रारेड रीजन। हाँ, इंफ्रारेड रीजन। अब इंफ्रारेड रीजन कौन सा होता है अभी मैं बताता हूं। फिर उसके बाद ईएमआर स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम। हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, मैं सीरीज लिख देता हूं। सबसे पहले क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, गामा, फिर एक्स रेज, फिर आता है यूवी, फिर आता है विजिबल रेंज, फिर आती है आईआर। हाँ, ये आईआर आ गई, यही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, आईआर। फिर उसके बाद आता है माइक्रोवेव्स, है ना, और लास्ट में आता है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। इससे एसोसिएटेड एनएमआर हम लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी लास्ट में कवर कर ली थी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आईआर रीजन में कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अच्छा, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ऐसा क्यों होता है कि आईआर रीजन में ही आती है? सर, उसके पीछे एक रीजन है कि देखिए, कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब मॉलिक्यूल्स की वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वेवलेंथ में ही शो करती है वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हम लोग मॉलिक्यूल्स पढ़ने वाले हैं वो अपनी वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, अभी जानेंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज, बट वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज इस रेंज में शो करते हैं। और वो रेंज क्या होती है? 700 नैनोमीटर से क्या 1000 नैनोमीटर। यस, हाँ बच्चों, ये हमारी क्या होती है? ये हमारी होती है आईआर स्पेक्ट्रम की रेंज। ठीक है, इसको याद रखो चाहे ना याद रखो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट आप ये याद रखो कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी इस रेंज में होती है। मतलब विजिबल रीजन के जस्ट, विजिबल आपको पता है 400 से 700 नैनोमीटर के लिए होती है, फिर 700 से 1000 नैनोमीटर तक हमारा आईआर रेंज होता है, जिसमें हमारी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक, ये बात सिंपल सी क्लियर हो गई। अब सर कुछ एक बात बता दीजिए कि
हम लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए, एग्जाम बिल्कुल पास में है, कि ऐसी क्या कंडीशन होती है जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले मैं लिख देता हूं कंडीशन के बारे में। तो यहां पे बेसिकली हम लोग कंडीशंस पढ़ेंगे। कंडीशन क्या कहती है, ठीक है सर, कंडीशंस बता दीजिए। हाँ बता देता हूं। देखो बच्चों, दो कंडीशन होती हैं मेनली हमारे आईआर स्पेक्ट्रो। एक्चुअली एक ही कंडीशन होती है, बट क्या है, जो दूसरी कंडीशन है वो उसी से एसोसिएटेड है। ठीक, हैविंग परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। हाँ बच्चों, ये जो प्रॉपर्टी है ना, जो कंपाउंड हमारे, जो कॉम्प्लेक्सेस हमारे, जो मॉलिक्यूल हमारे परमानेंट डाइपोल मूवमेंट शो करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, आईआर एक्टिव होते हैं। सिंपल, अभी याद कर लो। अभी मैं बताता हूं कैसे डाइपोल मूवमेंट वाइब्रेशन कॉस्ट करता है, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। और मुझे पता है परमानेंट डाइपोल मूवमेंट कहां होगा। परमानेंट डाइपोल मूवमेंट जो होगा सर, वो हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स में होगा। मतलब क्या कहने का है सर का, पोलर मॉलिक्यूल्स में होगा। देखो अभी मैं बताता हूं, पोलर मॉलिक्यूल्स में मतलब कि उन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस काफी ज्यादा होना चाहिए। हाँ बच्चों, वो हमारे मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं, पोलर कहलाते हैं। तो जैसे कि पहले मैं देख लेता हूं डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला हमको पता है, जूनियर क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है। क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू क्या, डी या फिर आर इंटू चार्ज, मतलब चार्ज इंटू चार्ज सेपरेशन। यस, अभी मैं यहां पे लिख दूंगा। डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, चार्ज इंटू चार्ज सेपरेशन। वेयर Q इक्वल्स टू चार्ज एंड D इक्वल्स टू चार्ज सेपरेशन। ठीक है बच्चों, ये हमारे डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है। आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो इसको नोट डाउन कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब ये फॉर्मूला कहां पे अप्लाई होगा, ये फॉर्मूला सिर्फ अप्लाई होता है हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स में। और पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं सर, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। यस बच्चों, वो मॉलिक्यूल जिनके एटम्स में क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो। जैसे कि सर एग्जांपल बताइए। बिल्कुल बताता हूं, एग्जांपल हमारा HCl। हाँ बच्चों देखो, हमारा HBr। हाँ देखो, हमारा HF। ठीक है, अब आप देखोगे इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं, हमारा H2O भी हमारा पोलर मॉलिक्यूल है, इनका नेट डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, जीरो नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इनका इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का एक एटम हमारा बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डाइपोल मूवमेंट इसमें कुछ ना कुछ पाया जाएगा, है ना। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स हमारे पोलर कहलाते हैं। ठीक है, और पोलर मॉलिक्यूल्स की ही जो कंडीशन होती है वो सेटिस्फाई होती है हमारी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है, तो बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने रेंज देखी कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेंज क्या होती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि दो कंडीशन है पर्टिकुलर, ये दो कंडीशंस हैं जिनमें हमारा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी शो होगा। अभी मैं आराम से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग जानते हैं ओरिजिन ऑफ वाइब्रेशन के बारे में। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो वहां पे शो होती है जो कि नेट डाइपोल मूवमेंट हमें शो करते हैं। नेट डाइपोल मूवमेंट, नेट डाइपोल मूवमेंट इज
नॉट इक्वल टू 0। हमें पहली कंडीशन ये वाली पता चली, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमको पता चला, म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू डी। डी का मतलब पता चल गया हमें, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस या दो एटम के बीच में डिस्टेंस, और क्यू मतलब चार्ज इंटू चार्ज सेपरेशन। ठीक है सर, ये बात पता चल गई। थर्ड, हमें ये पता चला था कि क्यू क्या होता है, डी क्या होता है, हम लोग को पता चल गया था। थर्डली हमें क्या पता चला कि नेट डाइपोल मूवमेंट। अब डाइपोल मूवमेंट जो है वो कैसे आ रहा है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे मैं एक चीज और लिख देता हूँ, क्या हमें जो पता चला था, पोलर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, ठीक है। अब ओरिजिन ऑफ वाइब्रेशंस में हम लोग ये पढ़ेंगे कि डाइपोल मूवमेंट आया कैसे, कहाँ से आया, ठीक है। आइए मैं इसके लिए आपको ले चलता हूँ न्यूक्लियर लेवल में, ठीक। सपोज करो मेरे पास दो एटम है, एटम ए एंड एटम बी, ठीक है। ये दो एटम है, ये एटम के न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस ए है, ये न्यूक्लियस बी है, ठीक है। इसके अराउंड क्या होगा आप सभी को पता है, इसके अराउंड ये सर्कल और ये सर्कल क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है। आप सभी को भी पता है ये हाइपोथेटिकल डायग्राम है, तो ऐसे दिल पे लेके मत बैठ जाना कि सर ये क्या पढ़ाने लगे। देखो अब इसके चारों तरफ मैं ले लूं दो दो इलेक्ट्रॉन, जैसे सपोज करूं कि दो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इसकी आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में आपस में इसमें रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी। अब मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने इन दोनों को पास लाना स्टार्ट किया। जब मैं इन दोनों को पास लाना स्टार्ट करूंगा तो देखो बच्चों क्या होगा। आपको पता है कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो इन पर्टिकुलर स्पीशीज के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा ना, ये यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी इस पर्टिकुलर दूसरे एटम के न्यूक्लियस से क्या करेंगे, अट्रैक्ट हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने व्हाइट वाले से शो कर रखा है ये क्या है, ये मैंने अट्रैक्शन शो कर रखा है, ठीक है बच्चों, ये मैंने अट्रैक्शन शो कर रखा है, ठीक। अब मैं यही फिर से मैं लेता हूं, यही मैंने फिर से जब लिया तो देखो क्या हुआ, ए और बी, ठीक है। इसके चारों तरफ मैंने क्या लिए, दो दो इलेक्ट्रॉन लिए, कोई दिक्कत नहीं, दो दो मैंने इलेक्ट्रॉन लिए, एक दो, ठीक है, ये दो दो इलेक्ट्रॉन लिए। अब मैं वहां पे देख पा रहा हूं कि यहां पे अट्रैक्शन फोर्स मैंने शो किया और वो किसके किसके बीच में था, वो एक एटम के इलेक्ट्रॉन किसके साथ अट्रैक्ट हो रहे थे, दूसरे एटम के न्यूक्लियस के साथ हो रहे थे। ये तो बात आपको पता है, प्लस माइनस क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। अब यहां पे सर क्या हो रहा है, एक कंडीशन और है कि ये दोनों आपस में रिपेल भी तो करेंगे जब इसको हम पास लाएंगे, ये दोनों आपस में रिपेल भी तो करेंगे जब हम इसको पास लाएंगे, और क्या होगा, ये भी तो आपस में रिपेल करेंगे, हमारे न्यूक्लियस भी तो आपस में रिपेल करेंगे। तो यहां पे ये रिपल्शन हो गया ना। तो आप देख सकते हैं जब हम दो एटम्स को पास में ला रहे हैं तो अट्रैक्शन भी हो रहा है और हमारा रिपल्शन भी हो रहा है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि सर ये जो दोनों हमारे पास फिनोमिना हो रहे हैं, ये दोनों फिनोमिना हो रहे हैं, ये एक साथ होंगे, मतलब साइमल्टेनियस होंगे। मतलब क्या होंगे, साइमल्टेनियस होंगे। मतलब कि जब दो एटम मैं साथ ला रहा हूं, ये दोनों एटम है, मैं दोनों को पास लाने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसके इलेक्ट्रॉन और इसका न्यूक्लियस आपस में पास आना चाह रहा है अट्रैक्शन की वजह से, और इसके इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस आपस में पास आना चाह रहे हैं अट्रैक्शन की वजह से। बट एट अ सेम टाइम इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इन दोनों के न्यूक्लियस आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो आपको कुछ एक अच्छा सा विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा है कि ये जो हमारे दो एटम्स हैं इनको हम ज्यादा पास ला रहे हैं तो रिपेल हो रहा है,
और ज़्यादा दूर कर रहे हैं तो अट्रैक्शन हो रहा है। तो आपको ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये स्प्रिंग जैसा कुछ नहीं समझ में आया कि ये दो एटम थे हमारे, ये दोनों एटम थे हमारे पास सर्कुलर, क्या हो रहा है इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी हो रहा है, रिपल्शन फोर्स भी हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स भी हो रहा है, रिपल्शन फोर्स भी हो रहा है। इसको मैं एक और एग्जांपल, अब इसको मॉलिक्यूलर लेवल में अगर मैं बताऊं तो जैसे सपोज करो मेरे पास ए था, ठीक है, मेरे पास बी था, ठीक, ए हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ए हमारा पॉजिटिव चार्ज है, बी हमारा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। सपोज करो मैंने HCl का मॉलिक्यूल लिया है और यहाँ पे ऐसे करके बन रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, इसके बीच में क्या रहे होंगे, अट्रैक्टिव फोर्स रहे होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किसके किसके, इन दोनों के न्यूक्लियस में रहे होंगे, ठीक। एक हमने ए लिया, एक हमने बी लिया। फिर उसके बाद अब सपोज करो मैं इसको पास लाना चाहूंगा, मैं इसको जब पास लाना चाहूंगा, जैसे सपोज करो मैंने ए को ऐसे ही रखा अपनी तरफ, जैसे है वैसे ही रखा, ठीक है, भले ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है बट इसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब मैं इसको पास लाऊंगा तो यहां पे क्या होगा, पास जरूर आ जाएगा बी, ठीक है, ड्यू टू क्या, अट्रैक्शन फोर्स पास जरूर आ जाएगा, बट इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, वो आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, है ना। तो रिपल्शन करेंगे तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको फिक्स कर दूं, यहां पे इसको मैं फिक्स कर दूं और क्या करूं, मैं बोलूं कि वहां से जो हमारा एटम आ रहा है, हमारा न्यूक्लियस आ रहा है, वो एक सर्टेन रेंज तक ही आ पाएगा, क्योंकि उससे ज्यादा अगर आएगा ना तो इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स उसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, फिर आने की कोशिश करें। जैसे सपोज करो यहाँ पे ये पेन है, ठीक है, इसको कोई इधर लाने की कोशिश कर रहा है, तो जब कोई इधर लाएगा तो एक सर्टेन एक्सटेंट तक आएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, ये वाला जो एटम है इसके इलेक्ट्रॉन्स इसको रिपेल कर देंगे, और जैसे ही रिपेल करेंगे पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो ये इमेज क्लियर हो रही है दिमाग में। सपोज करो मैं और इसको पास लाता हूं, मैं इसको और पास लाने की कोशिश करता हूं। मैं अब की बार क्या किया, ए को मैंने यहीं रखा और मैं इसको और पास ले आया, किसको, बी को। तो अब की बार क्या हुआ, बी को पीछे से किसी ने और फोर्स लगाया और ए के पास और लाने की कोशिश की, तो अब की बार इसने क्या किया, उसको और ज्यादा रिपल्शन दिया। जैसे ही ज्यादा आया वैसे ही उसको और ज्यादा रिपल्शन मिला, और जितना ज्यादा रिपल्शन मिला वो उतना ज्यादा पीछे गया। इसका मतलब सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, देखो तीनों कंडीशन में मैं व्हाइट से बना रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में आराम से पड़ा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत लेस वाइब्रेशन हो रहा था। हो सकता है कि ये इसको यहां तक अट्रैक्ट करे तो इसके रिपल्शन इसको बहुत ज्यादा यहां तक बस ले जा पाए। ये जो व्हाइट पेन वाले हैं ये रिपल्शन एटम्स जो मैं शो कर रहा हूं, ठीक है, मतलब आफ्टर रिपल्शन एटम्स की पोजीशन क्या होगी, ठीक। बट अब यार मैंने इसको और फोर्स से किया, इधर इसको और फोर्स से ढकेला एटम ए की तरफ। जब ए की तरफ मैंने और फोर्स से किया तो क्या किया, उसको रेसिस्ट करने के लिए रिपल्शन ने क्या किया, और ज्यादा उसको पीछे ढकेला। समझ में आ रही, जैसे कि एक स्प्रिंग होती है, ये स्प्रिंग है, सपोज करो स्प्रिंग को आपने इतना दबाया तो वो इतना खुली, और दबाओगे तो वो और ज्यादा खुल के फिर बंद होगी, फिर उसके बाद और दबा दोगे, बिल्कुल ऐसे दबा दोगे फिर ऐसे खुल जाती है ना। ये चीज करके देखना अपने घरों में क्या होता है, आप जितना उसको पास लाने की कोशिश करोगे वो रेसिस्टिव फोर्स जो होता है वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में जाना चाहता है, बट इनर्शिया की वजह से क्या होगा, वो जरूरत से ज्यादा पीछे जाएगा। बिकॉज आपने क्या किया, एक लिमिट के बार, वो एक स्प्रिंग की लिमिट थी इतनी, ठीक है, आपने क्या किया, उसको इससे ज्यादा प्रेस किया तो वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन तोड़ते हुए आगे तक पहले जाएगा, फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा। तो ये जो हुआ ना, यही होता है कॉज ऑफ वाइब्रेशन। ये मॉलिक्यूलर लेवल में, न्यूक्लियर लेवल में हम लोग स्टडी करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो देखो क्या हुआ, अभी मैंने ये यहाँ पे नॉर्मल था, इसको हल्का सा मैंने रिपल्शन लगाया, रिपल्शन लोएस्ट लगाया इस पर्टिकुलर केस में। सेकंड केस में क्या किया, बी वाले को और ज्यादा इसको हमने धकेला, और ए वाले ने क्या किया, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आपस में हुए, उसने थोड़ा उसको और पीछे धकेला।
सी वाले केस में तो यार हद हो गई, हमने क्या किया, बिल्कुल उसके घर में जाके बैठा दिया। अब घर में बैठा दिया तो इसके और इसके इलेक्ट्रॉन में इतना रिपल्शन हुआ, इतना लड़ाई झगड़ा हुआ कि अब की बार और पीछे चले गए। हाँ, अब की बार और पीछे चले गए। अब आप देख सकते हो कि देखो जितना हम पास लाएंगे, जितना हम पास लाएंगे उस हिसाब से वो दूर भी धकेल रहा है। मतलब क्या है, हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा के क्या कर रहे हैं, एटम को पास लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितना हम पास ला रहे हैं उतना दूसरे एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको रेसिस्ट कर रहे हैं, उतना ही ज्यादा रिपल्शन करके उसको और दूर फेंक रहे हैं। तो ये जो सीरीज चल रही है, ये जो सीरीज चल रही है, क्या आपको लगता नहीं है ये वाइब्रेशन सीरीज है? क्योंकि भाई ये तो मैंने इतना बड़े लेवल में बताया, न्यूक्लियस के लेवल में बहुत बिल्कुल टाइनी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, बिल्कुल ऐसे 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 वाइब्रेट होते रहते हैं। तो वो जो वाइब्रेशन का रीजन होता है वो यही होता है। अब ये डायपोल मूवमेंट से कैसे लिंक्ड है? क्यों सर ने ऊपर डायपोल मूवमेंट लिखा? देखो बच्चों, इस पर्टिकुलर केस में क्या चार्ज चेंज हो रहा है? नहीं, ए जो एटम था उसके ऊपर प्लस चार्ज ही है एक, बी उसके ऊपर भी एक ही माइनस चार्ज है। क्या वो चेंज हुआ? नहीं, इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, मैं केस 1 केस 2 केस 3 लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। केस 1, केस 2, केस 3। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, ये 3 केस थे। ठीक, अब ये डायपोल मूवमेंट से कैसे लिंक्ड है? ये डायपोल मूवमेंट से बच्चों ऐसे लिंक्ड है कि आप देख सकते हो जो फाइनल स्टेज थी, सपोज करो इसकी इक्विलिब्रियम स्टेज यहां पे कहीं पे होगी, इसकी इक्विलिब्रियम स्टेज यहां कहीं पे होगी। मतलब हमारा जो बी था उसकी ओरिजिनल स्टेट यहां थी। ठीक है, ओरिजिनल स्टेट यहां थी। मतलब अगर ए और बी आराम से, मतलब ये दोनों फैक्टर जब इक्वल हो रहे हैं, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सर? सर ये कहना चाह रहे हैं जब हमारे अट्रैक्शन फोर्स इक्वल हो जाता है रिपल्शन फोर्स के, तो हमारे पास एक सिचुएशन अराइज होती है जिसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, हाँ बच्चों, उसको इक्विलिब्रियम स्टेज हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसको डब्बे में मार्क कर लो। और यही इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा भी अगर डिफ्लेक्शन आता है हमारे मॉलिक्यूल में तो वो वाइब्रेशन कॉज हो जाता है। हाँ, आज क्लियर हो गया। अब ये डायपोल मूवमेंट से सर बार बार कैसे कह रहे हैं लेकिन लिंक नहीं कर रहे हैं। अभी तक तो आपको आंसर मिल जाना चाहिए था। देखो पहले केस में +1 है, -1 +1 -1 +1 -1, बट क्या हो रहा है? डिस्टेंस चेंज हो रही है। इक्विलिब्रियम पोजीशन भले ही ये थी, ये क्या थी? इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये क्या थी बच्चों? ये थी इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये थी इक्विलिब्रियम पोजीशन। कौन सी? ये वाली, ये वाली, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थी। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन से आप देख रहे हो ए और बी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, यहां पे हमारी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कुछ है, यहां पे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कुछ है, यहां पे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कुछ है। यस, तो चेंज इन चार्ज और चेंज इन डिस्टेंस, मतलब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस में अगर सिर्फ चेंज हो रहा है विदाउट चेंजिंग इन चार्ज, तब भी हमारा डायपोल मूवमेंट कॉज होता है। और यही रीजन है बच्चों, आज समझ जाओ कि न्यूक्लियर लेवल में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्सेस भी होते हैं, रिपल्शन फोर्सेस भी होते हैं। वो एक सर्टेन स्टेज आती है हमारे एटम्स के बीच में जब हमारे रिपल्शन और अट्रैक्शन फोर्स बराबर हो जाते हैं, उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम फोर्स, इक्विलिब्रियम स्टेट। अब हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई थी। ठीक है, अब मैं फिर से रिकैप कर रहा हूँ। इक्विलिब्रियम स्टेट हमारे पास आ गई थी, ये एक एटम है, ये एक एटम है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी न्यूक्लियस है, इसके पास भी न्यूक्लियस है। अब हमने क्या किया, इस वाले को प्रेशर देके इसको पास लाने की कोशिश की। जैसे मैं पास लाऊंगा, जैसे से पास लाऊंगा, देखो इसके इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस तो अट्रैक्शन फोर्स शो करेंगे, बट इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन आपस में क्या फोर्स शो करेंगे? रिपल्सिव फोर्स। ये वाले देखो, रिपल्सिव फोर्स शो करेंगे। और जितना मैं पास ले जाऊंगा उतनी ज्यादा रिपल्शन फोर्स की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, तो उतना ही वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से और पीछे जाएगा। वही चीज मैंने यहां बताई है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से आगे तो हमने इसको मैनुअली किया,
मतलब हमने क्या किया, बाहर से फ्रीक्वेंसी लगाई, ठीक है, बाहर से वेवलेंथ इसको प्रोवाइड की, बट ड्यू टू द इनर्शिया एंड ड्यू टू रिपल्सिव फोर्सेस वो क्या हुआ, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आना चाहता था, बट क्या हुआ, वो नहीं आ पाया, क्योंकि जितना ज्यादा वो अंदर गया उतना ही ज्यादा बाहर आया। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा जो बाहर आया हर बार, वो क्या क्रिएट हो गया, ये हमारी वाइब्रेशन क्रिएट हो गई, और यही कॉज करती है हमारी आईआर में वाइब्रेशन, और इसी की स्टडी हम लोग स्पेक्ट्रा में करते हैं। ठीक है, तो आज क्लियर हो गया, इस पर्टिकुलर केस से क्लियर हो गया। ठीक है, इसको मैं डब्बे में बंद कर देता हूं, इसको मैं डब्बे में बंद कर देता हूं ताकि आपको बिल्कुल याद रहे ये वाला कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट आज की डेट में बिल्कुल क्लियर हो गया सर। हाँ, क्लियर हो भी जाना चाहिए, क्योंकि यही जो कॉज है, यही है आईआर वाइब्रेशन का कॉज। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन के बारे में। वाइब्रेशन के भी कुछ टाइप्स होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। अगर नहीं आए हैं तो आगे आ भी सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इजी टॉपिक है। यस, गेट में और नेट में तो पूछे जा चुके हैं, हो सकता है जैम में भी पूछे जा सकें। ये थ्योरेटिकल थोड़ा पार्ट है, समझ लो, ईजी है, इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में हो सकता है आ जाए। जैसे, ठीक है, जो हमारे पास टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन होते हैं वो मेजरली दो टाइप्स के होते हैं। ठीक ठीक, पहला जो टाइप होता है बच्चों, वो होता है स्ट्रेचिंग, STRETCHING, स्ट्रेचिंग पार्ट होता है। ठीक है सर, समझ गए, स्ट्रेचिंग पार्ट होता है यहाँ पे, मतलब हमारे बॉन्ड्स क्या होंगे, स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या होता है, सेकेंड पॉइंट बेंडिंग होता है। बेंडिंग में क्या होगा सर, इसमें आप देखोगे क्या होगा, एक एटम से लिंक्ड जो दूसरा एटम होगा वो बेंड शो करेगा उसके कंपैरिजन में, मतलब वो बेंड हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं जब आगे बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है। स्ट्रेचिंग में टोटल हमारे पास दो पार्ट्स हैं। ठीक है, दो पार्ट्स हैं, और बेंडिंग में हमारे पास चार पार्ट हैं। बेंडिंग में हमारे पास कितने पार्ट हैं, चार पार्ट हैं। सबसे पहले मैं इन सबके नाम लिख देता हूं। ठीक, सबसे पहला जो नाम होता है स्ट्रेचिंग में वो आता है सिमेट्रिक। यस, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। ठीक, दूसरा जो आता है वो आता है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। ठीक, इन दोनों को ही मैं डब्बे में डाल देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। और बेंडिंग में किस टाइप टाइप की बेंडिंग आती है हमारे पास, चार तरीके की बेंडिंग आती है। ठीक, सबसे पहली जो बेंडिंग होती है वो होती है सीजरिंग। ये सब टाइप के वाइब्रेशंस हैं बच्चों, सीजरिंग। दूसरी कौन सी होती है हमारी, रॉकिंग। तीसरी कौन सी होती है, वैगिंग। अभी इन सब टर्म्स का मतलब समझ में आ जाएगा। और चौथी होती है ट्विस्टिंग। अभी इन सब वर्ड्स का मतलब समझ आ जाएगा जैसे ही मैं डायग्राम्स ड्रॉ करूंगा। बहुत इजी है, बिल्कुल मज़ेदार है। अगर आपको एक बार में समझ में आ गया, आगे फ्यूचर में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में कभी भी पूछा जा सकता है। डायग्रामेटिक क्वेश्चंस आ सकते हैं, अभी मैंने आज ऐड किए हैं PYQs में, दिखाऊंगा आपको। पहले एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हम लोग पढ़ते हैं, या फिर सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग सबसे पहले यहाँ लिखा है। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग पढ़ते हैं। तो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्या होता है, जैसे सपोज करो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसके तीन एटम है। सब में यही होगा, तीन एटम मैं लेके कंसिडर कर रहा हूं, क्योंकि सबसे इजी कॉन्सेप्ट तीन एटम से समझा जा सकता है। ठीक, ये हमारे पास एक एटम हो गया। ठीक, इससे लिंक्ड दो एटम मैं बनाता हूं, इससे लिंक्ड मैं दो एटम बनाता हूं, किस कलर के, येलो कलर के बना देता हूं। ठीक, ये मैंने एक ये बनाया। ठीक, और ये मैंने एक ये बनाया। समझ गए,
ये दोनों सेम साइज के हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बिल्कुल आइडेंटिकल एटम्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 एटम का एक मॉलिक्यूल है, हम इसको स्टडी करने वाले हैं। अब हमने इसमें फ्रीक्वेंसी अप्लाई करी और इसमें वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो गए। वही वाइब्रेशन का खेल जो अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं। तो अब वाइब्रेशन अगर इक्वल मैनर में हुए, मतलब या फिर ये दोनों बॉन्ड्स शॉर्ट होके, दोनों बॉन्ड शॉर्ट होके एक साथ अगर इधर चले जाएं, मतलब मैंने डी का कॉन्सेप्ट बताया था ना, डी मतलब डिस्टेंस क्या था, ये देखो यहां देखो, डी का बताया था ना कि या चार्ज चेंज हो या डिस्टेंस चेंज हो। तो यहां पे मैं डिस्टेंस चेंज करूंगा। तो देखो अगर ये इक्वल डिस्टेंस से क्या हो, इससे दूर जाए, इक्वल डिस्टेंस से दूर जाए, ठीक है। तो अगर इक्वल डिस्टेंस से दूर जाएंगे तो हमारे पास क्या मॉलिक्यूल बन जाएगा, हमारे पास मॉलिक्यूल बन जाएगा ये, क्या हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेचिंग। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, बॉन्ड स्ट्रेचिंग। देखो बॉन्ड्स हमारे स्ट्रेच हो गए, बॉन्ड्स हमारे स्ट्रेच हो गए, बड़े बॉन्ड्स बन गए ना, बॉन्ड्स हमारे स्ट्रेच हो गए। देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितना था और यहाँ पे डिस्टेंस कितना था, तो ये हमारा क्या हो गया, ये स्ट्रेचिंग का केस हो गया। इसमें क्या हो गया, दोनों बॉन्ड इक्वली, अच्छा ये इक्वल नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा और इक्वल बना देता हूँ। ये इसको मैं अगर इक्वल बनाऊंगा तो ये ऐसे, हाँ अब इक्वल है। ये दोनों बॉन्ड देखो आपस में नियर नियर इक्वल है, मतलब कहने का ये है कि इन दोनों बॉन्ड की क्या स्ट्रेचिंग एक जैसी हुई, सिमिलर मैग्नीट्यूड की हुई, मतलब डी की वैल्यू सेम आई, ठीक है। तो इस टाइप की स्ट्रेचिंग को क्या कहेंगे, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। ये सब न्यूक्लियर लेवल में होता है, आगे एग्जांपल में बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्या होगा, ठीक है सर, वही वाले दोनों ले लीजिए, क्या एक यहाँ पे न्यूक्लियस लीजिए या एटम बोल दो, ठीक है, और उससे दो ऐसे करके टंगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक यहाँ टंगा है और एक यहाँ टंगा है, टंगा क्या मतलब अटैच्ड है, किससे, बॉन्ड से, ठीक। अब हम लोग इसकी एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कराते हैं, मतलब एक बॉन्ड को हम ज्यादा स्ट्रेच कर दें और एक बॉन्ड को हम जरा सा स्ट्रेच करें, देखो ठीक है ना। यहां देखो इक्वली स्ट्रेच किया था, यहां क्या किया, एक बॉन्ड को ज्यादा स्ट्रेच कर दिया और एक बॉन्ड को कम स्ट्रेच करेंगे, तो यहां पे क्या हमें मिलेगा, यहां पे देखो ये स्ट्रक्चर मिलेगा हमें, यहां पे हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा। ये सब ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा हूं, ये सब इंपॉर्टेंट है, कब, ये उसका बेसिक है कि जो आप स्पेक्ट्रा की स्टडी करोगे तो आपको दिखेगी CH की स्ट्रेचिंग, उसकी एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, उसकी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, उसके इतने नोट्स, उसके उतने बॉन्ड्स, उसकी उतनी फ्रीक्वेंसी, तो ये सब आगे यूज आता है, ये उसका बेसिक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने थोड़ा सा स्ट्रेच किया तो हमारे पास ये थोड़ा स्ट्रेच हुआ, बट इसने यहाँ पे क्या किया था, ज्यादा कर दिया, हाँ। तो इस बार ये वाला बॉन्ड हमारा बड़ा बन गया, बड़ा बन गया ना। तो देखो इस पर्टिकुलर केस में देखो और इस पर्टिकुलर केस में देखो, यहाँ पे सिमेट्रिक स्ट्रेच हुआ है, मतलब यहाँ पे अप्रोक्स 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 क्या है, सेम सेम अमाउंट से दोनों बॉन्ड को खींचा गया है, ठीक है। ये लो बिल्कुल परफेक्ट बन गया। यहाँ पे सेम अमाउंट से दोनों सेम, मतलब हमारे डिस्टेंस से, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस से चेंज आया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग है, ये वाला बॉन्ड छोटा है, ये वाला बॉन्ड बड़ा है। तो ऐसा जब केस बन जाता है किसमें, वाइब्रेशंस के बाद, तो उनको कहते हैं एसिमेट्रिक वाइब्रेशन, ठीक है। समझ में आया, अब आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा वो वाला केस जो मैंने पहले पढ़ाया था इनर्शिया वाला, कि पास जितना ले जाएंगे उतना दूर, तो इसका मतलब ये है इतना दूर खींच के लाए हैं, तो इसका कैसे आया होगा इतना दूर, क्योंकि इसको जरूरत से ज्यादा पास ले गए होंगे, जब जरूरत से ज्यादा इक्विलिब्रियम पोजीशन तोड़ के हम लोग और पास ले जाएंगे तो इसने रिपेल किया होगा और इतना दूर फेंक दिया होगा इसको। समझ में आया, क्लियर हो गया, इसीलिए देखो प्रीवियस स्लाइड है यहाँ पे यूज हो रही है, ठीक। अब बेंडिंग का केस क्या है, सर बेंडिंग का केस स्ट्रेचिंग के केस से बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग 4 केस पढ़ेंगे, ठीक है, 4 केस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीजर, सीजर क्या है आपने देखा है, जैसे सपोज करो ये मेरे पास पेन है, ये है ऐसे होती सीजर, ठीक, ये हम लोग ऐसे करते हैं, हम लोग ऐसे करते हैं,
तब ऊपर पेपर रखा होता है तो वो कट जाता है ना। तो क्या हो गया, ये देखो ये वाला भी इधर आ रहा है, ये वाला भी इधर आ रहा है, मतलब ये देखो दोनों साइमल्टेनियस एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो इन वाइब्रेशन वो भी बेंडिंग टाइप में क्या होगा, सीजर के जैसे काम होगा। जैसे जैसे सर क्या, जैसे ये देखो, ये मेरे पास दो एटम इससे लिंक थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये भी इधर वाइब्रेट करे, ये भी इधर वाइब्रेट होके आए, मतलब क्या है सर का, सर का ये है कि ये भी ऐसे आए और ये भी ऐसे आए, तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जो हमारा ये मॉलिक्यूल हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभी देखो इतने इन लोगों के बीच का डिस्टेंस दूर दूर था, अब पास पास आ जाएंगे। ये देखो कंपैरेटिवली क्या हो गए, पास आ गए बच्चों, आ गए ना। अब क्या होगा, आप देखोगे ये जितना पास आएंगे इन दोनों के पास भी तो क्या होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन वो उसको और दूर भेजेगा, फिर वो जितना दूर जाएगा उतना और पास आएगा, जब पास आएगा तो फिर और दूर भेजेगा, फिर और पास आएगा, फिर और दूर भेजेगा। तो ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा और वाइब्रेशन होता रहेगा। तो इस टाइप का जब वाइब्रेशन, मतलब ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इस टाइप का वाइब्रेशन क्या कहलाता है, सीजरिंग कहलाता है, ठीक है, क्लियर। अब रॉकिंग क्या होता है, सीजरिंग रॉकिंग, हम लोगों ने सीजरिंग पढ़ लिया, रॉकिंग का केस बिल्कुल ऐसे होता है। हाँ देखो मैंने पेरीसाइक्लिक में क्या पढ़ाया था, कॉन और डिस रोटेशन पढ़ाया था। डिस रोटेशन में क्या होता था, दोनों एक साइड आ जाते थे, है ना, और कॉन रोटेशन में क्या होता था, ऐसे जाता था, मतलब डिस रोटेशन में ऐसे और कॉन रोटेशन में ऐसे। तो ये बच्चों अगर मैं उसको उससे लिंक करूं तो ये कौन सा है, ये डिस रोटेशन है हमारा, और वो कौन सा है, कॉन रोटेशन। कैसे होगा सर, इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा, येलो ले लेता हूँ, ठीक है, इसमें ये देखो, ये ऐसे, ये एक एटम से ये दो एटम टंगे हुए हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, रॉकिंग में, रॉकिंग में ये होगा कि एक एटम भी इधर भी जाएगा और ये भी इधर जाएगा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे। जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, अच्छा सेम डायरेक्शन में कैसे गए, इसके ऊपर क्या है, इसको मैंने ऐसे ही फिक्स कर रखा होगा, इसको मैंने फिक्स कर रखा, और जब इसके पास ले जा रहा हूँ ले जा रहा हूँ ले जा रहा हूँ ले जा रहा हूँ, तो इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस आपस में रिपेल कर रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल कर रहे हैं, तो वो उसको पीछे धकेल रहा है, वो ऐसे जा रहा है, वो ऐसे धकेल रहा है। तो ये वाला जो केस, मतलब सीजरिंग के केस में क्या हो रहा था, ऐसे ऐसे केस हो रहा था, ठीक है, लेकिन रॉकिंग केस में क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे वाला केस हो रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे वाला केस जो हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रॉकिंग बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारा होगा, यहाँ पे ये और उधर चला जाएगा, और उसके पीछे पीछे ये भी आ जाएगा, ये और इधर चला जाएगा, और ये और इधर आ जाएगा, आ गया ना। तो इस केस को क्या कहते हैं हम लोग, इस केस को हम लोग रॉकिंग कहते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब वैगिंग क्या होता है, ट्विस्टिंग क्या होता है, वैगिंग ट्विस्टिंग जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा एक प्लेन से हम लोग कंसिडर करते हैं। सपोज करो ये मैंने पेन ले रखा है, ये आपको नजर आ रहा है ना, ये दो पेन है, ठीक है, इसको मैंने एक ये सेंटर दिया है, यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है, ये दोनों, अगर ये दोनों एक साथ ऊपर जा रहे हैं और एक साथ नीचे आ रहे हैं प्लेन से, मतलब क्या है, मतलब ये एक साथ ऊपर गए, ये एक साथ नीचे आए, ये एक साथ ऊपर गए, ये एक साथ नीचे आए, तो ये कॉन्सेप्ट बनता है वैगिंग का। और सीजरिंग ट्विस्टिंग का क्या कॉन्सेप्ट बनता है, ये ऐसे था, ट्विस्ट हो गया, जैसे एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस को कैसे समझेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे, आइए ड्रॉ कर देते हैं। जैसे कि ये मैंने दोनों में क्या बनाया, एक एक एटम बनाया, ठीक है, अब इससे मैं लटका दूंगा, इससे मैं ये दो एटम इधर मैंने लटका दिए, इधर भी मैंने दो एटम ऐसे करके ज्वाइंट कर दिए, किससे, एक एक बॉन्ड से, ठीक है। अब यहां पे मैं कैसे शो करूंगा, यहां पे मैं ऐसे शो कर रहा हूं, यहां पे मैंने क्या किया, प्लस, यहां पे मैंने ग्रीन पेन से क्या किया, प्लस। प्लस का मतलब ये है ये ऊपर आ रहा है, मतलब ये प्लेन के ऊपर जा रहा है, ठीक है, और ये भी प्लस, मतलब
ये दोनों अपना प्लेन छोड़ के, ये दोनों अपना, ये है ऐसे है ना, तो ये दोनों अपना प्लेन छोड़ के ऊपर जा रहे हैं या फिर अपना प्लेन छोड़ के नीचे जा रहे हैं। अभी प्लस का मैंने शो किया है, तो ये दोनों जब ऊपर जाएंगे तो अगर कंपैरेटिव अगर हम लोग इसकी स्टडी करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, हम लोग को ऐसा मिलेगा। मतलब अब क्या हो गया, ये दोनों अबव द प्लेन बन चुके होंगे। हाँ बच्चों, ये दोनों अबव द प्लेन बन चुके होंगे। ये जस्ट मैंने समझाने के लिए अबव बिलो बनाया है, ठीक है। बाकी तो मैंने पेन से बता दिया कि क्या होगा, ये ऐसे जॉइंट है तो ये दोनों ऊपर एक साथ जा रहे हैं, है ना। ये देखो, ये दोनों अब ऊपर आ चुके हैं, अबव द प्लेन आ चुके हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया ये बात। और ये बात किसकी है, ये बात है वैगिंग की। वैगिंग के केस में दोनों या फिर ऊपर जाएंगे, दोनों या फिर नीचे जाएंगे। ट्विस्टिंग के केस में क्या होगा, एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, मतलब ट्विस्ट हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में। कैसे, मतलब अगर ऐसे करके बना हुआ है तो एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में हमारा डायग्राम कैसे बनेगा, इस केस में हमारा डायग्राम ऐसे बनेगा। इस केस में हमारा ये डायग्राम ऐसे बनेगा। येलो क्या है, ये ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला हमने वेज से शो कर दिया, ये अबव द प्लेन है, ठीक है, ऊपर आ गया। और नीचे वाला मैंने किससे शो कर दिया, नीचे वाला मैंने शो कर दिया डैश से। तो आप देख सकते हो इसमें क्या हुआ, एक ऊपर चला गया एक नीचे आ गया, है ना। तो ये पर्टिकुलर चार केस, ये पर्टिकुलर दो केस थे, चार केस हमारे बेंडिंग के, दो केस हमारे स्ट्रेचिंग के। आपने समझा, ये सब के सब वाइब्रेशन टाइप्स हैं और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये सब वाइब्रेशन की स्टडी होती है। कभी कभी आपको ऐसे करके पूछ लेगा, ये डायग्राम्स दे देगा, इसको नोट कर लो अच्छे से, डायग्राम दे देगा और पूछ लेगा ये किस टाइप की बेंडिंग है, किस टाइप की क्या है स्ट्रेचिंग है, किस टाइप का वाइब्रेशन है। क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, एमएसक्यू में, एनएटी में, किसी में भी आ सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया, ये वाली बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है, रीजन्स इन आईआर स्पेक्ट्रा। हाँ सर, रीजन क्या है, जैसे कि मैंने ये एक आईआर स्पेक्ट्रा शो कर रखा है, ये किसका आईआर स्पेक्ट्रा है, ये सर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है मैंने क्या, ये पढ़ो इसको गौर से, क्या लिखा है, ये लिखा है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोपेन वन ऑल। ये प्रोपेन वन ऑल एक हमारे पास मॉलिक्यूल था जिसका स्ट्रक्चर ये है, और इसका अगर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर हम लोग लगाते हैं, आईआर स्पेक्ट्रम लेते हैं, तो इस टाइप का कुछ स्पेक्ट्रा आता है, ठीक। अब इस टाइप का स्पेक्ट्रा आता है तो इसकी स्टडी कैसे करी जाए, तो इसकी स्टडी करने के लिए हमारे पास दो रीजन होते हैं। देखो आप देख सकते हो, एक रीजन यहाँ पे फिंगरप्रिंट रीजन लिखा है, और इधर यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डेड OH का रीजन ये लिखा है। इसको क्या कहते हैं, इस रीजन स्पेसिफिक को, इस स्पेसिफिक रीजन को क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको पता चल पाए कि रीजन अलग अलग कैसे। ये देखो यहाँ पे ये यस, ये मैंने रीजन की एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक। इसके इधर वाला रीजन को कुछ और कहते हैं, इसके इधर वाले रीजन को कुछ और कहते हैं। मतलब हमारा ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला रीजन है इसको हम लोग कुछ और कहते हैं, और ये जो हमारा राइट हैंड साइड वाला है इसको हम लोग कुछ और कहते हैं। आइए अभी हम लोग जानते हैं इन दोनों रीजन को क्या कहते हैं। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, मैंने लिखा राइट साइड, ठीक है। राइट साइड वाले रीजन को क्या कहेंगे अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं इसको डब्बे में डाल देता हूँ, राइट साइड रीजन, ठीक। नेक्स्ट है हमारा लेफ्ट साइड। जितना पढ़ा रहा हूँ बस उतना इनफ है तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे एक भी कॉन्सेप्ट बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लो, बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल करके मैं पढ़ा रहा हूँ। एक तो पहले से भी सिंपल है और सिंपल कर देता हूँ मैं, है ना। तो
जो हमारा राइट वाला है उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, फिंगरप्रिंट रीजन नाम दिया। यस, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, फिंगरप्रिंट रीजन नाम देते हैं। क्या देते हैं, फिंगरप्रिंट। हाँ बच्चों ने फिंगरप्रिंट तो बहुत सुना है। यस, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट हर इंसान की अलग अलग होती है, ठीक है, हर एनिमल की अलग अलग होगी, हर चीज की। मतलब अगर हम लोगों को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, हम लोग पढ़ते हैं ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए का पता लगाना कैसे, मतलब वो पर्टिकुलर स्पीशीज इस पर्टिकुलर स्पीशीज से अलग है, तो हम लोग क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। तो फिंगरप्रिंट रीजन वो स्पेसिफिक रीजन होता है जो हर मॉलिक्यूल का हो सकता है कि अलग हो, है ना। तो वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के लिए स्पेसिफिक फिंगरप्रिंट रीजन जो होता है उसको हम लोग यहां पे स्टडी करते हैं, जिसको हम लोग राइट हैंड साइड में दर्शाते हैं, ठीक है। सर केमिस्ट्री की बात हो जाए, इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है बच्चों 500 सेंटीमीटर इनवर्स, 500 सेंटीमीटर इनवर्स टू 1500 सेंटीमीटर इनवर्स। हाँ ये वेव नंबर है, 500 से 1500 इनवर्स तक हम लोग फिंगरप्रिंट रीजन को पढ़ते हैं। अब देखो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि जितने यहाँ पे ये जो आ रहे हैं CO और CH वाइब्रेशन आ रहे हैं, अच्छा ये किस टाइप के वाइब्रेशन हैं, तो हम लोग फिंगरप्रिंट रीजन में मोस्टली कौन से टाइप के पढ़ते हैं, बेंडिंग वाइब्रेशन पढ़ते हैं, ठीक है। ये कुछ है, ये हो सकता है MCQ में पूछ लिया जाए, ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। आप लोग ढूंढते रह जाओगे, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं यहाँ सब एक जगह लिखवा दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लो, ठीक है। राइट हैंड साइड में हम लोगों ने जाना फिंगरप्रिंट रीजन, यहाँ पे फिंगरप्रिंट रीजन 400 टू 1500 लिखा है, अप्रॉक्स मैंने 500 टू 1500, क्योंकि वो ईजी होगा याद करना आपके लिए, ठीक है। 400 फिर भूल जाओगे, अभी मैं आगे कुछ और वैल्यूज दिखाऊंगा फिर वो भूल जाओगे, तो यहाँ पे 500 से 1500 आप याद कर लो। याद हो गई, याद हो गई, इस लेक्चर खत्म होते होते याद हो जानी चाहिए। ये फिंगरप्रिंट रीजन होता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फिंगरप्रिंट रीजन, मैंने लिख रखा है। अब इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर एरिया में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इस पर्टिकुलर एरिया में हम लोग मोस्टली पढ़ते हैं बेंडिंग वाइब्रेशन, जैसे कि CH की बेंडिंग वाइब्रेशन, CO की बेंडिंग वाइब्रेशन, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने क्या लिखा, बेंडिंग वाइब्रेशन, और बेंडिंग वाइब्रेशन में जैसे कि CO की, जैसे कि CH की, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गए इसके, ठीक। ये बात समझ गए, देखो बिल्कुल सिंपल सा लेके आया हूं। मतलब कहने का क्या है, मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर प्रोपेनॉल रहा होगा, तो ये जो CH मतलब C और मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड की जो बेंडिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो पर्टिकुलर इस रीजन में लाई करेगी। अभी मैं वैल्यूज आपको सामने रख दूंगा, पूरा टेबल रख दूंगा, उसमें मैं बता दूं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। बट अभी समझो फिंगरप्रिंट रीजन से हम लोग पता लगा सकते हैं कि वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल कौन सा है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये CH CH2 CH2 CH3 CH2 CH2, इनके जितने भी बेंडिंग वाइब्रेशंस आएंगे CH वाले, वो सब के सब यहाँ पे इस रीजन में आएंगे। और ये 1 प्रोपेनॉल के लिए अलग, 1 ब्यूटेनॉल के लिए अलग हो सकता है, 1 मिथेनॉल के लिए अलग हो सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ फिंगरप्रिंट रीजन से हम लोग पता लगा सकते हैं क्या, कि हमारा जो कंपाउंड हमें दिया गया, जो हमें मॉलिक्यूल दिया गया, वो कौन सा है, ठीक है। यहां पे बात समझ में आ गई। इसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स और लिख लो। पहली एक और ये लिख लो कि यहां पे क्या होते हैं, मिक्स्ड वाइब्रेशन शो होते हैं, ठीक है। और लास्ट लिख दो कॉम्प्लेक्स इन नेचर। यस बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला स्ट्रेच C सिंगल बॉन्ड O का है कि ये वाला C सिंगल बॉन्ड H का है। तो कई बार हम लोग यहाँ पे वाइब्रेशंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, ये काफी ज्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ता है हमें, ठीक है। कौन सा, फिंगरप्रिंट रीजन। एग्जाम में इन्हीं पॉइंट्स में से कोई एक क्वेश्चन उठा देगा और पूछ लेगा ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिंगरप्रिंट रीजन कैरेक्टरिस्टिक्स है। हो सकता है स्टेटमेंट बेस्ड बना दे, ठीक है। जैसे कि टू रीड अ फिंगरप्रिंट रीजन इट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर और सिंपल, ऐसे करके। वाइल रीडिंग अ फिंगरप्रिंट रीजन वी फाउंड दिस डेटा, इट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर और सिंपल इन नेचर, ठीक है। इस टाइप का बना सकता है। फिर वो पूछ लेगा बेंडिंग वाइब्रेशंस किस में पाए जाते हैं, इन विच टाइप ऑफ रीजन बेंडिंग वाइब्रेशंस आर ऑब्जर्व, तो आप आंसर कर दोगे फिंगरप्रिंट रीजन, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया।
ये नाम याद रखना, फिंगरप्रिंट, ठीक है। मैं इसको अलग से हाईलाइट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो फिंगरप्रिंट रीजन याद रखना। सेकेंड जो रीजन हमारे पास होता है, सेकेंड रीजन जो होता है हमारे पास, सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्लू पेन से क्या लिख दूं, इसकी रेंज लिख दूं। यस, इसकी रेंज लिख दूं। इसके ऊपर जो भी रीजन बचा हमारा, मतलब 1500 से सपोज करो 4000 सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि 4000 के अंदर अंदर सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप निपट जाते हैं हम लोगों के, ठीक है, मतलब सारे के सारे कवर्ड हो जाते हैं, ठीक। तो ये जो हमारा रीजन होता है इसको हम लोग कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल रीजन, फंक्शनल रीजन कह लो या फिर फंक्शनल ग्रुप रीजन कह लो। क्यों? क्योंकि इस रीजन में पर्टिकुलर, इस लेफ्ट साइड के रीजन में क्या होता है, अच्छा राइट एंड लेफ्ट में कैसे कह रहा हूं, मैं बीच में खड़ा हूं, तो ये वाला पार्ट हमारा फिंगरप्रिंट रीजन है, ये वाला पार्ट मेरा क्या है, फंक्शनल ग्रुप रीजन है। तो इस पर्टिकुलर में देख सकते हो आप कि CH की स्ट्रेचिंग भी आ रही है। अभी मैं लिखूंगा कि यहाँ पे किस टाइप के वाइब्रेशन होते हैं, यहाँ पे वाइब्रेशन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। यहाँ पे हम लोग किस टाइप के वाइब्रेशन यूज करते हैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हम लोग स्टडी कर सकते हैं। सेकेंड चीज क्या है, सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप जितने भी लगे होते हैं, C डबल बॉन्ड O मतलब कार्बोनिल, OH मतलब हाइड्रोक्सिल या उसको अल्कोहल में पाया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे हमारे स्पीशीज में, ये देखो यहाँ पे OH लगा है, तो उसकी जो हमारी रेंज आएगी वो हमारी फंक्शनल ग्रुप रीजन में आएगी हमेशा। ये रूल है IR का, ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। तो वो कहाँ पाया जा रहा है, लेफ्ट साइड में। तो देख रहे हो आप। और एक चीज आप देख रहे हो जो मैंने लिखा है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, OH की भी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस आएंगी। इधर बेंडिंग वाली बहुत कम, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हमें मिलती है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। ये देखो CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, इधर CH बेंडिंग वाइब्रेशन मिल रहा था, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर आगे एक दो पॉइंट और इसके नोट कर लो। क्या? देखो यहाँ पे क्या था, इसका एग्जाम्पल था, तो वहां पे इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे कि OH स्ट्रेचिंग, जैसे कि C डबल बॉन्ड O, ये सब एक्सेट्रा। ये क्या है, ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक। क्या ये कॉम्प्लेक्स है? कंपैरेटिवली ये कॉम्प्लेक्स है? कहां कॉम्प्लेक्स है? अगर हमारा 3230 मतलब 3230 के से लेके 3500 के बीच में अगर कोई वाइब्रेशन की पीक आ रही है, तो हम लोग तो यार वैल्यू से याद कर सकते हैं कि ये OH की वैल्यू थी, कर सकते हैं ना। तो ये तो सिंपल हुआ हमारे लिए, एक वैल्यू याद करी और हमने अपना स्पेक्ट्रा देखा कि इस वैल्यू में पीक आ रही थी, तो ये तो सिंपल हुआ ना। तो फिंगरप्रिंट रीजन से ये थोड़ा सा सिंपल होता है, यस, सिंपलर इन नेचर या फिर स्टडी, ठीक है बच्चों। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बेसिक्स है। कि जो हमारा लेफ्ट साइड में जो हमारा फंक्शनल रीजन होता है, फंक्शनल रीजन को मैं फिर से यहाँ पे क्या कर देता हूँ, हैश मार्क कर देता हूँ, वो क्या होते हैं, हमारे सिंपल इन नेचर होते हैं, ठीक। और प्रॉपर्टी हमने क्या लिख रखी है, मिक्स्ड वाइब्रेशन। यहाँ पे देखो मिक्स्ड वाइब्रेशंस आ रहे थे, यस। अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि CO वाइब्रेशन कौन सा है, CH वाइब्रेशन कौन सा है, बट यहाँ पे आराम से समझ में आ रहा है वैल्यू के बेस में कि 3000 के आसपास देखो लिखा है 2, देखो यहाँ पे लिखा है, 2950 से लेके 2850 तक, और यहाँ लिखा है 3230 से लेके 3500। अभी वैल्यू बताऊंगा, परेशान मत हो, टेबल लेके आया हूँ। तो हमें सिंपली पता चल रहा है कि CH का इसमें आया है, मतलब ये CH की पीक है, ठीक है, और ये OH की पीक है। हमें सिंपली पता चल रहा है बिल्कुल आराम से। बट क्या यहाँ पे पता चल रहा है कि ये वाली CO की है, ये वाली CH की है, ये वाली कौन से CH की है, ये वाली पीक कौन सी है? क्या आपको पता चल रहा है? नहीं ना। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ जाता है, ये सिंपल। तो यहाँ पे क्या हो गया, मिक्स्ड वाइब्रेशन तो नहीं है, यहाँ देखो इसकी अलग आ रही है, इसकी अलग आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वाइब्रेशंस आर सेपरेटेड, वाइब्रेशंस आर सेपरेटेड, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। ये पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस थे कुछ, मैंने पढ़ाया IR स्पेक्ट्रा का बेसिक, उसमें मैंने ये बताया कि दो टाइप के रीजन होते हैं। मैं IR स्पेक्ट्रा का एक
लेके आया, डायग्राम ग्राफ लेके आया, किसका, 1 प्रोपेनॉल का लेके आया, उसमें मैंने बताया कि ये राइट है, ये लेफ्ट रीजन है। फिर हमने देखा कि राइट रीजन को क्या कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज, फिर हमने देखा लेफ्ट रीजन क्या कहते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसमें लिखी है कुछ इंपॉर्टेंट आईआर वैल्यूज। अच्छा, ये याद करना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पता है क्या होता है एग्जाम में, ये ऐसे तो कोई पूछेगा नहीं कि आपका इन्विजिलेटर खड़े हो मुझे बताओ OH का कितनी स्ट्रेचिंग में आता है, ये नहीं पूछेगा। बट क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो जाते हैं, मैं लेके आया हूं जैम के क्वेश्चन लेके आया हूं कि इन पर्टिकुलर वैल्यूज से ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो सकते हैं। यस, आपकी लाइफ, आप के जो क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रेटजी है, आप जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो इजियर हो जाएगा अगर आप इन वैल्यूज को अगर अपने मन में अच्छे से बैठा लो। यस, जैसे कि क्या है, एल्केन का हमारा 2850 से 2975 में दिखता है। हिंदी में याद करो, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी इंग्लिश का क्या बैरियर है, आपको मन में याद हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, एल्कोहल की फ्रीक्वेंसी कब से कब तक आती है, देखो 3400 से 3600 तक आती है। ठीक है, एल्कोहल की 3400 से 3700, एल्कीन की मतलब डबल बॉन्ड की कैसे, जब किसी आर ग्रुप से लगा होता है तो कब आती है 1640। ठीक, और अगर एच से लगा होता है तो क्या आती है, ठीक है 3020, ऐसे करके। एल्काइन की क्या है, एल्काइन की 2100 से लेके 2250 और 3300। नाइट्राइल सीएन ग्रुप, सीएन ग्रुप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में डायरेक्ट ये सीएन लगा होगा और पूछा गया होगा तो 2200 से लेकर 2250 के बीच में आती है। अगर आपकी ये वैल्यूज आपको याद हो गई, अच्छा ये वैल्यूज कहां से आई हैं, ये वैल्यूज आप बताओ कहां से आई हैं, ये वैल्यूज जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं यहाँ पे उनकी वैल्यूज आई होंगी फंक्शनल ग्रुप रीजन से आई होंगी। यस, एरोमेटिक अगर जैसे फिनाइल रिंग वगैरह लगी होगी तो क्या है 1650 से 2000 के बीच में आ रही है। अमाइन, अमाइन लगा होगा तो 3300 से 3350, देख सकते हो अप्रोक्स सबसे ज्यादा इसकी आ रही है और अल्कोहल की आ रही है। ठीक है, तो अब आपको ऐसे समझ में आ जाएगा, सपोज करो आपको एक अच्छा सा एक स्पेक्ट्रा बना के दिया गया, अब उसमें 3300 से लेके 3350 मतलब 3300 से लेके 3350 तक अगर दे रखी है एक पीक, तो आप समझ जाओगे इजीली कि वो किसकी होगी, अमाइन की होगी। मतलब हमारे मॉलिक्यूल में NH प्रेजेंट है, NH यूनिट प्रेजेंट है, और अगर 3400 से 3700 के बीच में हुई मतलब इससे भी ज्यादा, अमाइन से भी ज्यादा अगर हुई 3400 से 37। अच्छा, अब देखो बहुत कम ही ऐसा होता है कि वैल्यूज आपस में कोलाइड करें, मतलब कहने का यह है कि आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि 3350 तक NH आ रहा है और 3350 से ही वो चालू हो गया, नहीं, ये देखो ये 3400 से 3700 के बीच में इसकी एक आएगी। देखो पहले भी ये था, ये देखो क्या था, देखो 3230 से 3500, हो सकता है 3500 के आसपास आ रही हुई है, ये तो इसने एक रेंज लिखी है, तो ये देखो ये ऊपर आ रही है ना 3500 के आसपास, बीच में इसमें रेंज आ रही है, तो ऐसे ये रेंज याद करना इंपॉर्टेंट है। कार्बोनिल केस में, अच्छा कार्बोनिल केस में ये 4 होते हैं हमारे पास, क्या होते हैं, एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, ईस्टर होता है, एसिड होता है, ये याद करना भी जरूरी है। कैसे, अब इसका भी मैं कॉन्सेप्ट एक बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये CO फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट है, अभी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। CHO के केस में 1720 से 1740, कीटोन के केस में 1715, ईस्टर के केस में 35 से 50 और एल्कोहल के केस में 1700 से 1725। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा ठीक, ये बात क्लियर हो गई। ये कुछ वैल्यूज हैं, वैल्यूज बहुत होती हैं बट ये कुछ चुन के मैं वैल्यूज लेके आया हूं, मैंने बनाया है, ये पढ़ लो, क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन में डायरेक्ट एक वैल्यू दे रखी होगी और आपका एक फंक्शनल ग्रुप एलिमिनेट हो जाएगा उस पर्टिकुलर वैल्यू से, और ऑप्शन आप पकड़ सकते हो। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं, क्या मैंने लिख रखा है इंपॉर्टेंट IR वैल्यूज। तो इंपॉर्टेंट IR वैल्यूज में एक हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, क्या, CO का। CO का तो आप सभी जानते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, म्यू इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट K अपॉन म्यू। हाँ बच्चों, ये फॉर्मूला आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, बहुत ही इजी फॉर्मूला है। आइए देखते हैं इसका IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या यूज़ है, उसके वो जानने से पहले हम लोग लिख देते हैं कि यहाँ पे ये जो लेटर्स लिखे हैं ये क्या क्या सिग्निफाई करते हैं, है ना। हम लोग को तो ये तो पता होना चाहिए सबसे पहले। तो यहाँ पे म्यू क्या है, सभी को पता है, क्या, फ्रीक्वेंसी, क्या होगा ये, फ्रीक्वेंसी।
ओके सर, ठीक, राइट। फिर उसके बाद के हमारा क्या होता है, हाँ के ही तो हमारा सबसे यूजफुल थिंग है। के हमारा होता है फोर्स कांस्टेंट या फिर ये क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ पैरामीटर होता है बच्चों। हाँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ पैरामीटर, यस। बॉन्ड स्ट्रेंथ बताता है हमारा के की वैल्यू। और म्यू क्या होता है हमारा, म्यू होता है मास फ्रैक्शन। हाँ, यस, मास फ्रैक्शन होता है हमारा म्यू। ठीक है, मास फ्रैक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बनते हैं बट आपके जैम में कभी पूछा नहीं गया है। मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा बॉन्ड स्ट्रेंथ, और बॉन्ड स्ट्रेंथ से कैसे फ्रीक्वेंसीज हमारी वेरिएट करती हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आपके ऑर्गनोमेटेलिक में भी यूज़ हो जाएगा। जैसे कि आप लोग समझ गए होंगे कि सर क्या बताना चाह रहे हैं। सर ये बताना चाह रहे हैं कि सबसे पहले इसको एक और डब्बे में बंद करो, ये पूरा एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, फिर उसके बाद आओ और देखो, सपोज करो कि हमारा क्या है, हम पढ़ने वाले हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, बॉन्ड ऑर्डर की होती है। ठीक है, हमको ये बात पता है, आज तक हमको पता है कि सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ से ज्यादा डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी, और डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी। हमें ये बात पता है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे देखते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड होता है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड होता है, तो हमको ये बात पता है, हम लोगों ने सिंपल फॉर्मूला निकाल रखा है। क्या, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जितने इलेक्ट्रॉन हैं माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जितने डायग्राम हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उससे माइनस करके डिवाइड बाय 2, हमारे पास ये फॉर्मूला आता है। ठीक है सर, ये दोनों पार्ट हमें पता है, ये दोनों पार्ट आपको पता है। ठीक है, इसको भी बॉक्स में बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं एग्जाम्पल से बताऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि जैसे आप सपोज करो कि आपके पास CO है, नेकेड CO है। तो आपको पता है जो नेकेड CO होता है या फिर फ्री CO होता है, वो उसके पास बॉन्ड ऑर्डर लगभग हम लोग 3 आता है, बॉन्ड ऑर्डर लगभग 3 आता है। ठीक है, और जब इसका एक्सपेरिमेंटल डेटा देखा गया तो इसकी IR फ्रीक्वेंसी पता है कितनी आ रही थी, हाँ सोचने वाली आ रही थी, यस। कितनी आ गई इसकी IR फ्रीक्वेंसी, इसकी IR फ्रीक्वेंसी आ रही थी 2100 के आसपास, 2100 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास, यस। फ्री CO की IR फ्रीक्वेंसी आ रही थी 2100 के आसपास, जब हम लोगों ने क्या किया, जब हम लोगों ने उसका एक्सपेरिमेंट किया। अब क्या हुआ, हम किसी तरीके इसका बॉन्ड ऑर्डर कम कर दें, बॉन्ड ऑर्डर कम कर देंगे तो क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो क्या होगा, के की वैल्यू कम हो जाएगी, और के की वैल्यू कम हो गई तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के है। हमको पता है, अगर रूट वगैरह हटा दें तो हमको ये पता है कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स कांस्टेंट या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ। और बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड कर रही, बॉन्ड ऑर्डर पे। और बॉन्ड ऑर्डर हम लोग कैसे घटा दें, यस, ऑर्गेनोमेटालिक्स में जाओ, क्या होता था, बैक बॉन्डिंग। क्या यहां पे भी वही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया मैंने इस बार, मैंने एक मेटल लगा दिया, किससे, हमारे CO से। जब हमने मेटल लगा दिया CO से तो इसका बॉन्ड ऑर्डर घट के क्या हो गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर घट के अप्रोक्स 2 के आसपास आ गया, या 2.5 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ, इसका बॉन्ड ऑर्डर घट गया, 2.5 के अप्रोक्स आ गया। ठीक है, ये मैं एक वैल्यू लिख रहा हूं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख रहा हूं। और ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा था, बैक बॉन्डिंग हो रही थी। ये सब आप ऑर्गेनोमेटालिक्स में पढ़ते हो। जब बैक बॉन्डिंग हो रही थी तो बच्चों क्या हो गया था, मेटल और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड था वो क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया, वो स्ट्रांग हो गया। और वो स्ट्रांग हो गया क्यों, क्योंकि यहां पे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा था, बॉन्ड ऑर्डर मेटल कार्बन के बीच में बढ़ रहा था, इसलिए बॉन्ड स्ट्रांग हो गया कंपैरेटिवली। अब कार्बन को तो अपनी वैलेंसी उतनी ही रखनी है ना, तो क्या करेगा, यहां का बॉन्ड वीक होने लगेगा। मतलब मेटल और मतलब कार्बन इरेजर
मतलब हमारा क्या, कार्बोनिल का जो हमारा कार्बन है, कार्बोनिल का कार्बन है और ऑक्सीजन है, इसके बीच का बॉन्ड ऑर्डर जब घट गया तो क्या हुआ, इसके बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ घट गई। मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ घट गई मतलब क्या, के की वैल्यू घट गई, और के की वैल्यू घट गई तो मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी भी घट गई, और फ्रीक्वेंसी घट के अप्रोक्स पता है कितनी हो गई, 1680 सेंटीमीटर इनवर्स हो गई बच्चों। हाँ, जब इसमें हमने एक मेटल इंसर्ट कर दिया तो मेटल ने इतनी बैक बॉन्डिंग कर दी कि ये दोनों मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड इसने क्या कर लिया, स्ट्रॉन्ग कर लिया, और कंपैरेटिवली बैक बॉन्डिंग की वजह से मेटल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का, मतलब कार्बोनिल का जो प्री एग्जिस्टिंग बॉन्ड था, बॉन्ड ऑर्डर 3, वो घट गया। और जैसे वो घटा, क्या हो गया, मुझे पता है बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी तो के की वैल्यू घटेगी, के की वैल्यू जैसे घटी हमारी फ्रीक्वेंसी घट गई, और वो आईआर स्पेक्ट्रम 1680 में देने लगा। यस, 1680 तक घट के चली गई। हाँ बच्चों, अब अगर हम एक मेटल और इंसर्ट कर लें, एक मेटल मैंने क्या किया और इंसर्ट कर दिया, ठीक है, कहाँ बनाने की जगह है, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ बना देता हूँ। ये मेरा CO है, मैंने एक मेटल पहले इंसर्ट किया था और दूसरा मेटल मैंने बाद में किया। अब की बार यहाँ से भी बैक बॉन्डिंग हो रही है, अब की बार क्या हो गया, यहाँ से भी बैक बॉन्डिंग हो रही है, थोड़ा पतला कर लेता हूँ, यहाँ से भी बैक बॉन्डिंग हो रही है और यहाँ से भी बैक बॉन्डिंग हो रही है। अब की बार तो बॉन्ड ऑर्डर इतना कम हो गया, 2.5 से भी कम चला गया, और बॉन्ड ऑर्डर अप्रोक्स समझ लो यहाँ पे 2 आ गया या फिर 1.5 आ गया, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर इतना कम हो गया। और जैसे ही बच्चों ये इतना कम हुआ, वैसे क्या हुआ, बॉन्ड ऑर्डर यहां पे, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस तो के की वैल्यू डिक्रीजेस, के की वैल्यू डिक्रीजेस तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। और बच्चों यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पता है कितनी आ गई, सपोज करो, सपोज क्या, तुम लोग आइडिया लगाओ कि इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई होगी, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1200 के अप्रोक्स। यस बच्चों, 1200 के अप्रोक्स इसकी वैल्यू आ गई, 1200 सेंटीमीटर इनवर्स। हाँ, 1200 सेंटीमीटर इनवर्स आ गई। किस केस में, जब हमारे पास कार्बोनिल के पास 2 मैंने मेटल लगा दिए तो इतनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग हो गई। मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से हम फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते। एग्जाम में पूछा जाएगा, अभी मैं क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, पहले पूछा जा चुका है कि अगर के की वैल्यू बढ़ती है तो क्या होगा, वी की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब म्यू की वैल्यू बढ़ेगी, के की वैल्यू घटेगी तो म्यू की वैल्यू घटेगी। और वो बढ़ती घटती कैसे है, वो बढ़ती घटती है बॉन्ड स्ट्रेंथ, और बॉन्ड स्ट्रेंथ किस में डिपेंड है, बॉन्ड ऑर्डर में। और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा घटेगा कैसे, कार्बोनिल के केस में हमारा क्या है, मैंने वो सबसे इजी केस, क्योंकि आपके ऑर्गेनोमेटेलिक में भी है, क्या होगा, हमारा मेटल की बैक बॉन्डिंग हो गई, मेटल की बैक बॉन्डिंग हुई तो मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रांग हुआ, कंपैरेटिवली कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हमारा वीक हुआ, जब वो वीक हुआ तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, के कम तो म्यू कम तो फ्रीक्वेंसी कम, तो फ्रीक्वेंसी देखो कम आ रही है। ये डेटा था, स्पेसिफिक डेटा था, ये स्पेसिफिक डेटा था, ये निकाला गया है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है। आप देख रहे हो फ्री CO की जो वैल्यू आ रही थी वो 2100 के आसपास आ रही थी, जब एक मेटल जुड़ा था तो उसकी वैल्यू 1680 के आसपास हो गई, और जब 2 मेटल जुड़ गए, 2 बार बैक बॉन्डिंग होने लगी तो 1200 के आसपास आ गई। समझ में आ गया, ये बात क्लियर हो गई, ये 4 पॉइंट क्लियर हो गए, ये सब क्लियर हो गया, ये कुछ वैल्यूज याद कर लेना, ये क्लियर हो गया। चलो अब इसके आगे देखते हैं क्या है, बस इसके आगे हमारा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इतना था। देखते हैं PYQs क्या कह रहे हैं। अच्छा, वाओ, जैम 2022 का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट बिल्कुल अभी आया हुआ, जैम 2022 का, देखो ऑफिशियल साइट से बिल्कुल आया है, कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस, ठीक है, कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका फॉर्मूला ये है, एग्जिबिट द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कोई बात नहीं सर, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी। अच्छा, हम लोग पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पढ़ेंगे तो देखो 1H NMR का डेटा दे रखा है, 1H NMR मैंने अभी लास्ट क्लास में पढ़ा है, ये देखो ये NMR का डेटा दे रखा है, ये हमें NMR का डेटा दे रखा है, NMR का डेटा, और ये हमें IR का डेटा दे रखा है। तो देखो मैं अभी बताऊंगा कि IR डेटा कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं,
यस, यहाँ पे हम लोग यूज करके कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं कुछ कुछ कंपाउंड्स को। और क्या पूछा है, द मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर, मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर पूछा है। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले हम जाएंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे आईआर स्पेक्ट्रम में कितनी रेंज आ रही, 1720 के पास आ रही है। ठीक है सर, 1720 के आसपास कौन सी आ सकती है, देखो एल्डिहाइड की दे रखी थी आपने 1720 से 1740 के बीच में। ठीक है, और यहाँ पे क्या कंपाउंड दे रखा है, अरे ईस्टर लगा है, और ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है। ठीक है, ये एस्टर लगा है, एस्टर की देख लें कितनी आती है, 1750 के आसपास आती है। ये देखो 1750 1735। ठीक है, तो क्या हो गया, अरे वाह, एक आंसर हमारा ऐसे ही कट गया, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये देखो यूज हुआ आईआर स्पेक्ट्रम का, तो आईआर स्पेक्ट्रम से हमें ये पता चल गया कि ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ठीक, अब बचे ये इन तीनों में CHO 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 लगा है, बिल्कुल आराम से समझ लो। ठीक है, इन तीनों में देखो CHO लगा है, जब CHO लगा है तो अब आईआर का काम खत्म हो गया। आईआर का काम था कि देखो आपके 25% उसने अलग करा दिया, अब इन बचे 75% में आपको टिक करना है। प्रोबेबिलिटी बढ़ी ना सही होने की, इसीलिए कहते हैं सेलेक्टिव पढ़ो, स्मार्टली पढ़ो। ठीक है, क्या है कह रहा है, अब यहां पे देखो 9.72 का ट्रिपलेट आ रहा है 1H। ठीक है, 7.1 का डबलेट आ रहा है 2H का, 6.7 का डबलेट 2H का आ रहा है, 3.8 का सिंगलेट 3H आ रहा है, 3.6 का डबलेट 2H आ रहा है। ये सब मैंने पढ़ाया लास्ट क्लास में। क्या ये हमारे हाइड्रोजन्स होते हैं, कितने हाइड्रोजन्स की पीक आ रही है, कितने हाइड्रोजन का सिग्नल आ रहा है, प्लस ये हमारा क्या होता है, कितने में स्प्लिट हुआ है, वो ट्रिपलेट में स्प्लिट हुआ है कि डबलेट में स्प्लिट हुआ है, कैसे स्प्लिट हुआ है, कितने यहाँ पे आ रहे हैं डेटा, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले ये देखा करो 5 सिग्नल्स किस में आ रहे हैं। ठीक है, हमारे पास ये 3 बचे हैं, चलो देखते हैं क्या इसमें 5 सिग्नल आ रहे हैं, देखते हैं कैसे। देखो एक सिग्नल इसका आएगा, ठीक, दूसरा सिग्नल इसका आएगा। ठीक, अब क्या ये दोनों सेम है, यस, तो तीसरा सिग्नल इसका आएगा, चौथा सिग्नल इसका आएगा, पांचवा सिग्नल इसका आएगा। वहां पे कितने सिग्नल दे रखे थे, 1 2 3 4 5। ठीक है, हो सकता है ये। ठीक, यहाँ पे कितने सिग्नल आएंगे, 1 सिग्नल आएगा इसका, एक सिग्नल इसका आएगा। ठीक है, एक सिग्नल इसका आएगा 3, यहाँ पे कितने 4, और ये कितने 5, यहाँ पे ही 5 सिग्नल आएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे कितने सिग्नल, 1 सिग्नल, फिर उसके बाद यहाँ पे ये इसका अलग आएगा, क्योंकि देखो इसका एनवायरनमेंट अलग है, इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 सिग्नल आ गए, अरे बाप रे, तो ये तो हो ही नहीं सकता। देखो अब हमारे पास 50% बचा। ठीक है, देखो अभी तक हम लोगों ने डेटा पढ़ा भी नहीं है एनएमआर का। ठीक है, बट बस हम लोगों ने सिग्नल काउंट किए हैं और देखा, एक बार हमें आईआर की वैल्यू पता थी तो उससे ये कट गया कि ईस्टर नहीं होगा, एल्डिहाइड वाले ऑप्शंस होंगे। फिर हमने देखा सिग्नल्स कितने काउंट किए, सिग्नल्स काउंट कर लिए, तो हमारे पास बी और सी बचा। ठीक है, अब मैं बी को देखता हूं और सी को देखता हूं। ठीक, आपको पता होना चाहिए कि ये वाला सिग्नल कहां से आएगा, 1H का है। ठीक है, 1H का मतलब ये है कि ये वाला कंपाउंड दे रहा होगा, मतलब एल्डिहाइड से लगा हुआ हाइड्रोजन है। पिछली क्लास में मैंने बताया था एल्डिहाइड से लगा हुआ हाइड्रोजन की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो हो सकता है ये वाला हो या हो सकता है ये वाला हो। ठीक है, हमारे पास यही दोनों कंपाउंड तो बचे हैं, बट यहां क्या कह रहा है, ट्रिपलेट कह रहा है। ट्रिपलेट का मतलब इसके एडजेसेंट में हो सकता है कुछ ऐसी कपलिंग हो रही हो जो इसको ट्रिपलेट में इसके सिग्नल को तोड़ रही हो, मतलब उसके लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए ना, 2Ni+1 फॉर्मूला पढ़ाया था, 2 हाइड्रोजन चाहिए। क्या इसके बगल में 2 हाइड्रोजन है कहीं पे दिख रहे हैं, नहीं, यहां दिख रहे हैं, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। हाँ यार, ये तो दिख रहे हैं, बिल्कुल सही, हो सकता है ये वाला हमारा पूरा मैच कर जाए। देखते हैं क्या है, एक हाइड्रोजन का जो CHO वाला है उसका ट्रिपलेट मिल रहा है इन दोनों हाइड्रोजन की वजह से। ठीक है, ये वाला देख लिया। फिर ये क्या है, अच्छा ये जो यूनिट होती 7.1 मतलब 6.5 से 7.5 के बीच में जो डेटा आते हैं वो फिनाइल रिंग के होते हैं। याद कर लो, नहीं याद हो रहा है लिख लो, रोज देखोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 7.1 से 6.7, ठीक है, डबलेट डबलेट है और 2H का है। हाँ बिल्कुल हो सकता है ये वाला और ये वाला आपस में सेम दे रहे हैं, ये वाला और ये वाला आपस में सेम दे रहे हैं। ठीक है, ये दोनों डेटा भी हो गया, डबलेट डबलेट दोनों दे रहे हैं। कैसे डबलेट देंगे,
ये वाला यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा है तो उसकी वजह से स्प्लिटिंग इसकी डबलेट में होगी, ये भी एक हाइड्रोजन, इसकी वजह से इसकी स्प्लिटिंग भी डबलेट में होगी। ठीक है, ये वाला डेटा ही मैच कर गया। ये डेटा क्या कह रहा है, 3H का सिंगलेट मिल रहा है, 3H का सिंगलेट मिल रहा है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। और Me का केस में हमने क्या बताया था, 0.9 बताया था ना, जब हमारा प्राइमरी कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन 0.9 बताई थी वैल्यू, और एक इससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो बढ़ के कितनी हो गई, 3.8 या 3.9 समथिंग हो गई, 3 से उसने इंक्रीज कर दिया। यस, ये कंपाउंड हमारा सही है, ये वाला देखो मैच कर गया। और फाइनली ये वाला ही मैच कर जाएगा। देखो 2H का ये वाला है, 2H का डबलेट दे रहा है क्योंकि ये इस वाले हाइड्रोजन के साथ कपल होगा। ठीक है, तो इस वाले हाइड्रोजन के साथ जब वो करेगा तो हमारे इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी और ये डबलेट देगा इस एक हाइड्रोजन की वजह से। तो हमने प्रूव कर दिया कि सी वाला सही था। इस एक क्वेश्चन से आपका पूरा NMR रिवाइज हो गया, आपका पूरा IR रिवाइज हो गया। और ये आया कब था, जैम 2022 में। मुझे इधर जरा सा भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, पूरा देखो मैंने क्वेश्चन पढ़ा, कैसे उसको अप्रोच करना है, अप्रोच पावर अपनी डेवलप करो। सबसे पहले तुम्हें IR का डेटा तुमने देखा 1720, तुम दिमाग में लगाए कि एल्डिहाइड की रेंज होती है 1720 के आसपास। ठीक है, 1720 के आसपास होती है। तुमने फिर देखा कि उसकी ईस्टर की कितनी होती है, ईस्टर की तुम्हें पता चली कि 1750 के आसपास होती है ना। तो तुमने क्या किया, ये एलिमिनेट कर दिया और इनमें आ गए। अब इनमें आ गए तो फिर तुमने देखा कि क्या, सिग्नल्स काउंट करना स्टार्ट किया। जब सिग्नल्स काउंट करना स्टार्ट किया तो तुमने देखा इसमें ज़्यादा सिग्नल आ रहे थे, इसको तुमने हटा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद तुमने क्या किया, डबलेट ट्रिपलेट के डेटा से तुमने अच्छे से इसको काउंट करके देख लिया कि ये वाला हमारा है। ठीक है, यहां तक क्लियर। ये पहला क्वेश्चन हो गया, कब आया था, जैम 2022 में आया था। सेकंड क्वेश्चन कब आया है, 2015 में आया है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन 2015 में आया है। और आप देख सकते हो सर की जो आदत है, सर की आदत क्या है, ये देखो कंपाउंड और शोज लिखा है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑप्शन है। जब यहाँ पे 4 ऑप्शन है तो इसका मतलब क्या है, और साथ में S लिखा है, मतलब ये MSQ टाइप का है, इसको तो हमें छोड़ना नहीं है। यस, ये MSQ टाइप का है, अगर एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, क्या लिखा है, ओनली 2 सिग्नल इन 1H NMR, 1H NMR में 2 सिग्नल शो कर रहा हो और स्ट्रॉन्ग IR बैंड एट 1690। यस, 1690 में बैंड शो कर रहा हो। अब 1690 के हिसाब से यहाँ पे क्या क्या दिया गया, देखो यहाँ पे ये कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कार्बोनिल, कार्बोनिल कार्बोनिल कार्बोनिल, ये क्या है, ईस्टर ईस्टर ईस्टर। अभी मैंने दिखाया कि ईस्टर का कहां से कहां तक आता है, 1720 से लेकर 1750 तक। क्या है वो उसके पास, नहीं है। ये तो कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी है। और इसी के साथ देखो, बिना वाला डेटा पढ़े, कौन सा 1H NMR वाले सिग्नल गिने, सिर्फ और सिर्फ 1690 देख के हमने एक ऑप्शन को क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। किया ना, यूज आया ना, सिर्फ उस टेबल का यूज आया। पूरा ग्रंथ लेके बैठोगे कभी नहीं हो पाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ दिन बचे हैं, सेलेक्टिव पढ़ो, स्मार्टनेस के साथ पढ़ो, अच्छे से देखो। हो गया, पहला एक ऑप्शन एक्सक्लूड हो गया, क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। फिर A B और D की बात कर रहे हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है, 2 सिग्नल आने चाहिए। चलो ठीक है, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने लास्ट क्लास में सीखा था, प्लेन ऑफ सिमेट्री हम लोग डाल देंगे, फिर हमें इजी हो जाएगा पढ़ने में। कैसे, देखो, अच्छा ये प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर ऐसे पड़ेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाले जो हैं, अच्छा आप देख सकते हो, ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले, ये चारों एक ही जैसा तो शो कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। क्योंकि आप देखो इस हाइड्रोजन के एटमॉस्फेयर देखो, इसका एटमॉस्फेयर, इसका एनवायरनमेंट क्या है, इसके इधर रिंग लगी है, इसके इधर रिंग लगी है, ऊपर O आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पे नहीं है। ये वाले जो 3 हैं, इसका भी, और ये वाले जो 3 हैं वो एक जैसा शो करेंगे। मतलब यहां पे क्या मिलेगा, यहां हमें मिलेगा 4H का एक सिग्नल 4H का, और दूसरा क्या मिलेगा, 6H का एक सिग्नल। हाँ क्लियर हो गया। इसका मतलब A ऑप्शन तो हमारा सही है। ठीक है, A ऑप्शन हमारा सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे यहां क्या कह रहा है, यहां ये कह रहा है, अच्छा देखो ये और ये अब तक तो सीख गए होंगे ना कि कौन से हमारे H सेम हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट बस सेम चेक करना है। तो ये इससे हमें क्या मिलेगा, 1 सिग्नल ऑफ 6H। ठीक है सर, यहाँ ठीक है।
हमें नजर आ रहा है ये वाला हाइड्रोजन जो है ये तो बिल्कुल अलग पड़ा हुआ है, इसके एनवायरनमेंट में इधर ओ है इधर ओ है, ऐसा एक और हाइड्रोजन है यहाँ पे नहीं है। तो क्या हुआ, एक H का एक सिग्नल और मिला, ठीक है। फिर अभी हम देख रहे हैं हमें तो 2 सिग्नल चाहिए थे, तो पहले ऑप्शन कट हो चुका क्योंकि यहाँ पे 2 से ज्यादा आ रहे हैं। ये दोनों एक जैसा शो करेंगे, ये एक जैसा शो करेगा, ठीक है, ये एक जैसा शो करेगा। तो इन दोनों का जब एक आएगा तो एक सिग्नल 2H का और हमें यहाँ मिला, और क्या हुआ, एक सिग्नल एक H का और मिला हमें यहाँ पे, मिला ना, तो टोटल 4 सिग्नल हो गए। ये ऑप्शन तो गलत हो गया, गलत हो गया ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है, ये तो बिल्कुल ईजी है, देख के सॉल्व हो जाना चाहिए। ये वाला ये वाला ये वाला, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हाइड्रोजन एक ही जैसा एनवायरनमेंट रिसीव कर रहे हैं। देखो इनके इधर क्या है, फिनाइल रिंग, इनके इधर क्या है, ऑक्सीजन, इसके इधर क्या है, फिनाइल रिंग, इसके इधर क्या है, ऑक्सीजन, इसके इधर क्या है, फिनाइल रिंग, इसके इधर क्या है, ऑक्सीजन एटम, है ना। तो ये जितने हैं तो ये कितना हमें देगा, एक सिग्नल कितने का, 1 2 3 4 5 6 7 9, 9 हाइड्रोजन का एक सिग्नल देगा। ये तो पूछा भी नहीं है तब भी सर बता रहे हैं कौन सा सिग्नल कितना दे रहा है। नोट कर लो अच्छे से, समझ लो इस क्वेश्चन को, जैम का क्वेश्चन है, हो सकता है फिर से रिपीट हो, कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं, क्वेश्चन एज इट इज रिपीट नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट रिपीट होता रहेगा हमेशा। और यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन यहाँ लगे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, इन 3 हाइड्रोजन का सेम आएगा, इन 3 हाइड्रोजन सेम आएगा, ठीक है। एक सिग्नल यह है, एक सिग्नल यह है, तो इसका आंसर ये भी हो सकता है। तो आंसर हमारे पास क्या हो गया बच्चों, आंसर हमारे पास हो गया ए एंड डी, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे आंसर ए एंड डी हो गया, ठीक, क्लियर। इसके पहले वाले में मैंने आंसर लिखा था, इसके पहले वाले में मैंने आंसर नहीं लिखा था, लिख देता हूं। आंसर क्या हो गया हमारा, सी, ठीक है, आंसर हमारा सी हो गया, ठीक, नोट कर लो अच्छे से। फिर एक क्वेश्चन मैंने लिया है, कब आया ये, जैम 2014 में आया, क्या कह रहा है, द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड in an organic compound absorb electromagnetic radiation of frequency this, the frequency correspond to this region। अब आप लोग दिमाग लगा लोगे सर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाने आए तो इसका आंसर इंफ्रारेड ही होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो बताओ, ऐसा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ये फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करता है। लेकिन मैं कहूंगा तुम एक बार क्रॉस चेक कर लेना, कैसे क्रॉस चेक कर लेना, आप देख लेना इसको सॉल्व करके कि 6 × 10⁻13 जो हर्ट्स है वो क्या 700 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में आ रही है कि नहीं आ रही है। सर ने ऐसे ही बता दिया, क्वेश्चन ऐसे ही आ गया, IIT ने ऐसे फर्जी क्वेश्चन दे दिया, नहीं ऐसा नहीं होगा। जब तुम चेक करोगे तो 6 × 10⁻13 हर्ट्स और ये नैनोमीटर में सेम वैल्यू आएगी। और इस रेंज में सर ने क्या पढ़ाया था, ये हमारी कौन सी होती है, ये हमारी IR की रेंज होती है, ये हमारी IR की रेंज होती है बच्चों, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, ये कब का क्वेश्चन था, जैम 2014 का, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर ए हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है, टिक हो गया, ठीक। अब आगे आते हैं, आगे क्या है, आगे देखो नेट का क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है जो मैंने पढ़ाया अभी, क्या स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट पढ़ाया ना, कि हमारा कार्बोनिल क्या हो रहा है, अगर उसकी CO की बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारी डिक्रीज कर रही है तो क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारी डिक्रीज होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो क्या होगा, K की वैल्यू डिक्रीज होगी, K की वैल्यू डिक्रीज होगी तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। तो उसी के ऊपर केस है, देखते हैं किस में सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग हो रही है। ये कब आया क्वेश्चन, नेट 2015 में आया है। हो सकता है बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन जैम में, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, इसको मैं जैसे समझा रहा हूं बिल्कुल वैसे समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये मैंने 3 कंपाउंड दे रखे हैं, ये मुझे 3 कंपाउंड दे रखे हैं, ठीक है। पहला कंपाउंड है ऐसा, सेकेंड कंपाउंड में आप देखोगे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और थर्ड कंपाउंड में यहाँ पे डबल बॉन्ड है। मतलब एक में देखो, बहुत बच्चे तो यही डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे एग्जाम में, क्या होगा, प्रेशर इतना ज्यादा होगा उनको क्या लगेगा Q और R एक ही जैसे हैं, नहीं Q और R एक जैसे नहीं है। ये हमारा सपोज करो ईस्टर अगर ग्रुप है, ये हमारा एस्टर ग्रुप है, तो ये एस्टर ग्रुप के
कार्बन साइड में डबल बॉन्ड है और ये एस्टर ग्रुप के ऑक्सीजन साइड में डबल बॉन्ड है ना। तो ऑक्सीजन साइड में डबल बॉन्ड है और उसमें कार्बन साइड में है, तो ये दोनों अलग हैं, यहाँ पे ये दोनों अलग हैं। तो अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या है, हम लोग इसकी कार्बोनिल, ये जो कार्बोनिल है, ये जो कार्बोनिल है, ये जो कार्बोनिल है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमें मैच करनी है। हमें फ्रीक्वेंसी याद है बट लेकिन हम फिर भी इसमें कॉन्सेप्ट लगाएंगे। चलो बिल्कुल, यहाँ पे मैं अलग से बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये कंपाउंड ड्रॉ किया। ठीक, ये मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया और ये मैंने सेकंड वाला ये वाला बनाया। ठीक, इस पर्टिकुलर केस में क्या है आप देख सकते हो, यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड कह रहा हूँ, यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होंगे ऑक्सीजन के ऊपर। ये वाले लोन पेयर क्या हो रहे होंगे, ये वाले लोन पेयर जा रहे होंगे यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड यहाँ खुल रहा होगा, नेगेटिव चार्ज बना रहा होगा। मतलब इसमें क्या आ रहा होगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा होगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, है ना बच्चों, इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा होगा। और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा होगा मतलब क्या है, सर ने बताया कि बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है। अरे वाह, ये तो वही कॉन्सेप्ट है, ये बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो गया तो क्या हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई तो क्या हो गया, के की वैल्यू डिक्रीज हो गई। इतनी स्पीड में अगर तुम याद कर ले जाओगे तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे। ओके, डिक्रीज हो गया तो हमारी ये डिक्रीज हो गई। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ये वैल्यू इसकी डिक्रीज हो गई। अब सेकंड केस क्या है, यहां पे देखो, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एक तो ये ऐसे करके कर रहा है, ये मैंने सिंपल बताया, ये हो सकता था फर्स्ट वाले में। ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ पे ये इरेज कर दूं कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने इरेज करके क्या किया, ये फर्स्ट वाला है, यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये मैंने फर्स्ट वाला केस बताया। सेकंड वाला केस क्या है, सेकंड वाला केस हमें कह रहा है ये ऐसे, ये इधर, ये डबल बॉन्ड, ये ऐसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक, इधर क्या है, ये ओ लगा है। ठीक, अब इस केस में क्या होगा बच्चों, देखो इस केस में हमारे पास ये लोन पेयर अभी भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये दो लोन पेयर, बट ये लोन पेयर बच्चे यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी जा सकते हैं। मतलब ये कंपैरेटिवली कम जाएगा यहाँ पे, और ये कंपैरेटिवली कम यहाँ पे। मतलब कहने का ये है कि ये लोन पेयर उधर भी रेजोनेट कर रहे हैं, ये लोन पेयर इधर भी रेजोनेट कर रहे हैं, तो कंपैरेटिवली यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा कि कम आएगा, कम आएगा। क्योंकि क्या हुआ, यहाँ पे पूरा का पूरा रेजोनेंस हो रहा था, मतलब ये पूरे के पूरे यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे थे, यहाँ बॉन्ड बन रहा था और ये वाला बॉन्ड पूरा ट्रांसफर हो रहा था ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आ रहा था। यहाँ पे क्या है, ये लोन पेयर यहाँ पे भी रेजोनेट कर सकते हैं, ये लोन पेयर ऊपर भी रेजोनेट कर सकते हैं। तो उस केस में क्या हो गया, यहाँ पे लेस, क्या, यहाँ पे लेस सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर कंपैरेटिव टू दिस। ठीक है, इससे कम इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अभी आगे मत समझो ये सब वैल्यूज, अभी देखो अपने आप तुम्हें आंसर मिल जाएगा। फिर मैं थर्ड वाला ड्रॉ करता हूं। थर्ड वाला क्या कह रहा है हमसे, थर्ड वाला हमसे ये कह रहा है यहाँ ऑक्सीजन लगाओ, ये ऐसे लगाओ, ये डबल बॉन्ड ओ लगाओ यहाँ पे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ऐसे ये डबल बॉन्ड लगा दो। ठीक, तो इस केस में देखो बच्चों क्या हो रहा है, इस केस में ये वाला, इस केस में यहां वाले डबल बॉन्ड जो हैं ये तो यहां जा ही रहे हैं और ये ऐसे ऊपर खुल रहा है, और क्या हो रहा है, ये वाला बॉन्ड भी इधर शिफ्ट हो सकता है, मतलब ये भी। तो यहां तो इतना ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा कि यहां पे मैं लिख दूं मोस्ट, क्या, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। यहां तो सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, किस वाले में, इस वाले में, आर वाले में। जब सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है, आर की वैल्यू का बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम,
और सबसे कम का मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ का सबसे कम वैल्यू इसकी होगी। सबसे कम वैल्यू कौन सी दी गई है? 1750। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे करके लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ये मैंने कौन सा बनाया है? ये मैंने बनाया है पी वाला, ये मैंने पी बनाया। वो मैंने कौन सा बनाया? क्यू बनाया। और ये मैंने कौन सा बनाया? आर बनाया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? इसको डब्बे में बंद कर दो क्योंकि सेम पेन का हो गया, फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये आर का है, ये क्यू का है। इस क्वेश्चन में मैं इतना क्यों प्रेशर दे रहा हूं? क्योंकि ये मोस्ट प्रेडिक्टेड क्वेश्चन है। मोस्ट प्रेडिक्टेड क्या है? ये मोस्ट प्रेडिक्टेड क्वेश्चन है। मोस्ट प्रेडिक्टेड या मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार इससे क्वेश्चन पूछा जा सके। 2023 में इससे क्वेश्चन आ सकता है। बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, समझ लो, लिख लो। देखो मोस्ट सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर किस में है? देखो सिंपल मैं लिख देता हूं यहां पे, सिंगल बॉन्ड ट्रेंड। सिंगल बॉन्ड ट्रेंड किस में? ठीक है, सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड ट्रेंड किसका है? मतलब सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर किसके केस में है? सर आर के केस में। फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड किसके केस में है? फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड इसके केस में है, पी के केस में। क्यों? आपने देखा ये लोन पेयर पूरे के पूरे जा रहे थे। ठीक, फिर उसके सबसे कम सिंगल बॉन्ड क्यों? क्योंकि ये वाले लोन पेयर इधर भी जा रहे थे, उधर भी जा रहे थे। तो सबसे कम सिंगल बॉन्ड किस में बनना चाहेगा? क्यू में। ठीक है, मतलब क्या है? इसके पास सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, मतलब इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम है। इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों? बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा क्यू में सबसे ज्यादा, फिर पी में, फिर आर में। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ये बॉन्ड ऑर्डर का स्ट्रेंथ। अब बॉन्ड ऑर्डर का स्ट्रेंथ जो होता है वही के का स्ट्रेंथ होता है, वही हमारा फ्रीक्वेंसी का होता है। तो फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज्यादा होगी? क्यू की सबसे ज्यादा होगी। तो क्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, मतलब 1800। मतलब अब देखो मैं लाइन नहीं खींच रहा हूं बच्चों के जैसे। क्यू की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा कौन सी दे रखा है? ये। तो इसके आगे मैं क्यू लिख दूं। ठीक है, ये क्यू की हो गई। फिर उसके बाद किसकी वैल्यू होगी? पी की। पी की कौन सी वैल्यू हो सकती है? वाई। यहां पे पी हो गया। ठीक है, 1770। फिर उसके बाद पी के बाद कौन सा है? पी के बाद कौन सा है? आर। आर की वैल्यू कौन सी हो जाएगी? ये देख लो ऑप्शन में कौन सा? आर एक्स। आर एक्स, अच्छा फर्स्ट ऑप्शन देखो, आर एक्स पी पी वाई क्यू जेड। हाँ देखो आंसर फर्स्ट इसका सही है। क्या था इसका आंसर? आंसर ए। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? जो देखो ये मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आपको, ये वाला, ये देखो ये कॉन्सेप्ट, ये जो पढ़ाया था इतना पूरा, देखो क्वेश्चन पूछा गया है नेट में इससे, और हो सकता है जैम में ही पूछा जाए। ठीक है, समझ में आ गया ये पूरा कॉन्सेप्ट कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ? समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। सर आगे क्या है? वाओ, आगे भी इतना बढ़िया क्वेश्चन है जो सर ने कॉन्सेप्ट बताया उसी पे है। कब आया है? नेट 2018 में आया है। काफी ज्यादा, इसको देखो बिल्कुल शॉर्ट में मैं बता देता हूं, इतना इजी है मुझे पता है। क्या? फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसको जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद हो जाएगा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो अगर हमारे पास बच्चों बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा तो उस केस में क्या होगा? हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। क्या पूछा गया? इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फंडामेंटल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। इसको अंडरलाइन कर दो। ठीक है, फंडामेंटल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पूछा गया। अब हमको पता है बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलता है। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपॉन में 2। ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, हमको पता है। और ऑक्सीजन के केस में क्या आता है? ऑक्सीजन के केस में हमें पता है, न्यूट्रल ऑक्सीजन के केस में, O2 के केस में क्या आता है? O2 के केस में आता है 10⁻⁶/2। 10 उसके बॉन्डिंग में होते हैं, 6 उसके एंटी बॉन्डिंग में होते हैं। मैं पूरा लिख के नहीं बता रहा हूँ मोटी। ठीक है, आपको पता है। तो 4/2 तो आ जाता है बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाता है। 2 बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है ना। किसके केस में? O2 के केस में।
अब यहाँ पे और क्या क्या दे रखा है, O2 के बाद O2 प्लस दे रखा है। तो अगर यहाँ पे O2 प्लस दे रखा है मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, तो जब आप इसकी MOT में डायग्राम बनाओगे तो उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, मतलब क्या है इसके पास 5 बचेंगे एंटी बॉन्डिंग में। तो कितना आएगा, यहाँ पे 10 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 5/2 इक्वल्स टू कितना आ गया, 2.5 हो गया बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर हो गया। ठीक, अब और क्या स्पीशीज दे रखी है O2 की, O2 माइनस दे रखी है। ठीक है, O2 माइनस का केस क्या होगा, 10 माइनस, ओरिजिनल में ये होता था एंटी बॉन्डिंग में एक और जुड़ेगा। देखो अब एग्जाम में जल्दी सॉल्व करना है तो बार बार एमओ डायग्राम तो बनाओगे नहीं, तो ऐसे सॉल्व करो। 10 माइनस 7 एक बढ़ा है ना बाय 2, तो 10 माइनस 7 कितना हुआ 3, 3/2 जब करेंगे तो क्या आएगा 1.5। बॉन्ड ऑर्डर देखो कम हो गया, बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और फाइनली हमारे पास और क्या एक स्पीशीज दे रखी है O2 2 माइनस, O2 2 माइनस है ना, हाँ 10 माइनस, अब की वजह इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, न्यूट्रल में 8 6 थे तो टोटल 8 हो जाएंगे, डिवाइड बाय 2 तो कितना हुआ 2/2 इक्वल्स टू कितना हो गया 1, 1 हमारा बॉन्ड ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो हमें पता चला बॉन्ड ऑर्डर का क्या ऑर्डर है। ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर से ही हमें पता चल जाएगी बॉन्ड स्ट्रेंथ, और बॉन्ड स्ट्रेंथ से पता चल जाएगा हमें क्या V की वैल्यू, वही हमें क्वेश्चन ने पूछी है। तो सबसे ज्यादा V की वैल्यू किसकी होगी, सबसे ज्यादा हमारी अगर V का ऑर्डर देखें तो जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वही उसका ऑर्डर होगा। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है O2 प्लस का। अच्छा, इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है, ठीक है, O2 प्लस का सबसे ज्यादा होगा, हमको पता है। ठीक, फिर उसके बाद किसका है O2 का, फिर उसके बाद O2 का। ठीक, फिर उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर किसका है O2 माइनस का, O2 माइनस का, और एट लास्ट O2 2 माइनस, O2 2 माइनस। हमको पता चल गया कि ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है किसका, फ्रीक्वेंसी का। क्या हमें याद करने की जरूरत थी, नहीं, हमें बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और ये फॉर्मूला तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, ये फॉर्मूला तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कौन सा, बॉन्ड ऑर्डर का। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू BMO माइनस ABMO/2, हमको समझ में आ गया। तो हमारा ये आंसर आ गया। और ये आंसर देखो किस ऑप्शन में लिखा है, अच्छा सबसे आगे क्या लिखा है O2 प्लस लिखा है, फिर O2 लिखा है, फिर O2 माइनस O2 2 में। अरे वाह, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही हो गया। क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है A, इसका आंसर A है। क्लियर हो गया। कब का क्वेश्चन था, नेट दिसंबर 2018, बहुत पुराना नहीं है, 4 साल पहले आया था। हो सकता है जैम में रखा हुआ हो, अभी आपको पेपर में दिख जाए, हो जाएगा आपका सॉल्व। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, ठीक है बच्चों, क्लियर। अच्छा आगे देखते हैं और क्या है। वाओ, गेट का क्वेश्चन है, ये दोनों गेट के क्वेश्चन है, शायद ये लास्ट है, हाँ ये दोनों गेट के क्वेश्चन हैं। क्या कह रहा है, अरे वाह, ये तो डायग्रामेटिक क्वेश्चन भी आया है गेट में, हाँ बिल्कुल, ऐसे जैम में पूछे जा सकते हैं। क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द नॉर्मल मोड्स ऑफ इथाइलिन, इथाइलिन आपको पता है ना क्या होता है, इथीन, इथीन को बोल रहे हैं, ठीक है, इज एक्टिव इन द इंफ्रारेड। इंफ्रारेड में कौन सी एक्टिव है, अच्छा इंफ्रारेड की हमने कंडीशन बताई थी, जाओ जरा कंडीशन में, क्या मैंने लिखा था, ये देखो कंडीशन लिखी थी, यस फर्स्ट स्लाइड से देखो, लास्ट स्लाइड में क्वेश्चंस हैं। क्या, हैविंग परमानेंट डाइपोल मूवमेंट और पोलर मॉलिक्यूल, मतलब क्या है, आपको पता भी ना हो, जैसे सपोज करो मैंने आपको पढ़ाया बट आपने पढ़ा नहीं, आपने क्या किया, वो वाली स्लाइड मिस कर दी, बेंडिंग वाली और स्ट्रेचिंग वाली, सीजरिंग वाली, वैगिंग वाली, ठीक, बट आपको ये कॉन्सेप्ट पता है ना, पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए और परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए, तो उससे भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो सर साथ में ट्रिक भी बताते हैं कि अगर बाई चांस तुम्हारे पास कम टाइम है और तुम कम पढ़ रहे हो, सेलेक्टिव पढ़ रहे हो, तब भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। देखो क्या कह रहा है इसमें कह रहा है कि एक्टिव कौन से होंगे, और एक्टिव वो होते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं IR एक्टिव। कौन होते हैं IR एक्टिव, जिनमें डाइपोल मूवमेंट होता है, जिनमें क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है, डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए, डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं किसमें डाइपोल मूवमेंट है। आप देख सकते हो, तो छोटा बच्चा भी बता देगा, वैसे आप लोग भी छोटे हो, फिर भी आप देखो, बताओ, देखो इसका डाइपोल मूवमेंट देखो इधर जा रहा है, इसका डाइपोल मूवमेंट इधर जा रहा है, तो इसका
नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, समझ में आया? ठीक है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो ये जितना इधर जा रहा है उतना ही इधर जा रहा है, तो ये क्या होगा, आपस में कैंसिल कर देगा, नेट डायपोल मोमेंट 0। इसके केस में क्या है, अगर यहाँ हम सेंटर से देखें, इसमें भी सेंटर से ही हमने देखा था, तो सेंटर से देखें तो ये उधर जा रहा है, ये उधर जा रहा है, तो इसका नेट डायपोल मोमेंट कहीं इधर जा रहा होगा और इसका नेट डायपोल मोमेंट कहीं इधर आ रहा होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे। जब कैंसिल कर रहे होंगे तो यहाँ पे भी डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर? तो हमारा ए ऑप्शन कट गया, बी ऑप्शन कट गया सबसे पहले। फिर उसके बाद यहाँ क्या लिखा है, अच्छा यहाँ पे ये ऑप्शन लिखा है, देखो इसका डायपोल मोमेंट देखो इधर जा रहा है, ये सेंटर होगा इसके लिए, ये देखो, तो इसका नेट डायपोल मोमेंट इधर होगा। ठीक है, अब इसका क्या है, ये देखो ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है और ये ऑपोजिट जा रहा है। ठीक, तो अगर ये इधर जा रहा है तो इसका नेट डायपोल मोमेंट इधर जाएगा, इसका और इसका। ठीक है, बट ये वाला ऐसे ऐसे जा रहा है तो ये वाला तो इधर जा रहा होगा और ये वाला इधर जा रहा होगा, तो इसका नेट डायपोल मोमेंट ऐसे जा रहा होगा। समझ में आ रहा है ना कैसे मैं बना रहा हूँ? ऐसे ही बनाना एग्जाम में, बहुत जल्दी सॉल्व होगा और इजीली सॉल्व होगा। इसका इधर जा रहा था, ये देखो ये इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था, तो इसका नेट डायपोल मोमेंट कहाँ आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है, और ये आपस में क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। बट ये पूरी यूनिट हमारी जरूर कैंसिल कर रही है, बट क्या ये यूनिट कैंसिल हो रही है, ये यूनिट तो आपस में नहीं कैंसिल हो रही है। ये यूनिट जब नहीं कैंसिल हो रही है तो बच्चों आंसर हमारा यही है, क्योंकि इसमें हमारा क्या है, डायपोल मोमेंट है। समझ में आया? समझ में आ गया सर? बिल्कुल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको रब कर दो सर, ये जो आपने गोला बना दिया है, वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, मैंने रब कर दिया और मैंने फिर से एरो बना दिए। ठीक, क्लियर हो गया? ये वाला इधर जा रहा था, ये वाला इधर जा रहा था। ठीक, और ये वाला जो है ये नेट डायपोल बाद में बचा रह गया। ठीक, इस केस में क्या है बच्चों, इस केस में देखो ये वाला जो डायपोल मोमेंट इधर आ रहा है और ये वाला डायपोल मोमेंट इधर आ रहा है, ये दोनों आपस में क्रॉस कर देंगे इसको, मतलब नेट जितना ये इसको इधर लेके आएगा वो नेट उतना उधर लेके आ रहा है, ये वाला नेट इसको जितना इधर लेके आएगा उतना वो नेट उधर ले जाएगा, तो ये बीच में आगे कहीं पे ये भी कैंसिल हो रहे हैं आपस में, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें भी डायपोल मोमेंट क्या है हमारा, इसमें भी डायपोल मोमेंट हमारा 0 है। इसमें हमारा डायपोल मोमेंट क्या था, नॉट इक्वल टू 0, तो जिसमें नॉट इक्वल टू 0 है वो क्या है, IR एक्टिव। समझ में आ गया? यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर सी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया आंसर सी। किसका, इसका। ठीक, क्लियर हो गया? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गेट का, आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विल नॉट एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन। कब आया है, कहाँ आया है, गेट में आया है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लाइंस उठाया है, पहली स्लाइड का क्वेश्चन है, हो सकता है को आ जाए। क्या कह रहा है, CO Cl2 CO Cl2 CO2। चलो सबका मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं। क्या CO का स्ट्रक्चर कैसा होता है, CO का स्ट्रक्चर अभी सर ने बताया, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी भी सर ने बता दी, 2100 के आसपास आ रही थी, फिर जब मेटल ऐड किया तो वो हो गई 1600 कुछ के आसपास, फिर उसमें एक और मेटल ऐड किया तो वो हो गई 1200 के आसपास। तो क्या वो IR इनएक्टिव था यार, वो तो एक्टिव था तभी तो पढ़ रहे थे, तो ये ऑप्शन तो पहले ही कट हो गया, ये ऑप्शन तो पहले ही कट कर गया। ठीक है, सेकंड क्या है, Cl2। अरे यार ये तो सभी को पता है, क्या Cl और Cl सिंगल बॉन्ड, क्या इसमें डायपोल मूवमेंट है, नहीं सर इसमें तो डायपोल मूवमेंट 0 है, तो हमारा यही तो आंसर हो जाएगा। क्या ये इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, नहीं करेगा सर, नहीं करेगा, तो क्या हो गया, यही आंसर हो गया। आगे बढ़ने की जरूरत है, नहीं जरूरत है, फिर भी मैं बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। देखो COCl2 हमारा कैसा स्ट्रक्चर शो करेगा, COCl2 CO और Cl ऐसे। देखो इनका डायपोल मोमेंट कुछ होगा, इनका डायपोल मोमेंट कुछ होगा, इनका डायपोल मोमेंट कुछ होगा और इसका डायपोल मोमेंट कुछ होगा। अब कुछ यहाँ पे महान बुद्धिजीवी लोग कहेंगे कि सर ये दोनों इधर जा रहा है नेट, ये दोनों उधर जा रहा है नेट, कैंसिल कर देगा। अरे ये देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होती है, तो इसका डायपोल मूवमेंट अलग होगा, इसकी मैग्नीट्यूड अलग होगा, इसका मैग्नीट्यूड अलग होगा क्लोरीन का, है ना, तो इस केस में ये कैंसिल नहीं होगा।
तो इसलिए यहाँ पे म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे भी म्यू नॉट इक्वल टू 0 था, हमको पता था वैल्यूज। ठीक है, क्लियर हो गया। चौथा क्या है, CO2। अरे CO2 सर, CO2 तो लीनियर स्ट्रक्चर होता है, इसका मतलब क्या है, ये तो हमारा नेट डायपोल मोमेंट 0 शो करना चाहिए था। मतलब ये ऐसे, ये आपस में कट कर देने चाहिए थे। अगर आपने इसको 0 लिख दिया तो ये आपका आंसर सरासर गलत हो जाएगा बच्चों। यस, यही ट्रिक थी गेट में, इसीलिए ये गेट का क्वेश्चन है, तुम्हारे जैम का नहीं, क्योंकि उसमें फंसा देगा CO2 में और Cl2 में। तुम सोचोगे Cl2 CO2 दोनों में डायपोल मोमेंट 0 होगा और MSQ टाइप का आएगा, गलत कर दोगे। इसमें क्या है क्वेश्चन, एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन, मतलब IR एक्टिव कौन है, तो यस वो IR एक्टिव होता है। वो कौन से मोड्स ऑफ वाइब्रेशन शो करता है, वो स्ट्रेचिंग मोड्स ऑफ वाइब्रेशन शो करता है। यस, CO2 हमारा एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, हमारा कभी कभी ओ ऐसे बन जाता है। ठीक है, तो इस केस में डायपोल मूवमेंट देख लो, ये ज्यादा हो गया, इस डायपोल मूवमेंट देखो ये कम हो गया, तो यहाँ पे म्यू क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 0। और जब नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो ये IR एक्टिव मॉलिक्यूल हो गया। आगे हायर क्लासेस में आप पढ़ते हो, बेंड्स पढ़ते हो, कितने मोड्स होते हैं CO2 के, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हो। ठीक है, तो ये सब पार्ट होता है CO2 से रिलेटेड। तो यहां पे क्या हो गया, CO2 हमारा IR एक्टिव हो गया। ठीक है, ये हमारा IR एक्टिव हो गया। ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। सही कौन सा होगा, Cl2, क्योंकि इसमें नेट डायपोल मोमेंट 0 था। ये गेट का क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी के दोनों पार्ट कवर हो चुके हैं। इन दोनों पार्ट के अलावा आपके अपकमिंग IIT जैम एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला। अच्छे से इसको पढ़ लो, इसके नोट्स बना लो, लिख लिख के फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स याद कर लो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, सारे PYQs लगा लो, DPP लगा लो, DPP सॉल्व कर लो और अच्छे से बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओ स्पेक्ट्रोस्कोपी को लेके, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने पूरी कवर करा दी है। आई होप आज का भी लेक्चर आप लोग रिलेट कर पाए होंगे, आप लोगों को मजा आया होगा। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए अच्छे से, कॉन्फिडेंटली होके बिल्कुल, क्योंकि सर और पूरी टीम आपके साथ है। बस इस बार IIT जैम एग्जामिनेशन फोड़ के आना है। तो आज का लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए।